हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू वंशन वन शॉट फैन फिक्शन जिसका नाम है माई लिटिल डेविल। एंड आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आएगा। ओके, तो इस फैन फिक्शन के अंदर क्या होगा आपको फैन फिक्शन के अंदर ही पता चलेगा। ओके, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो यार। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, आप तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हो यार। प्लीज़ किया करो ना। हम जैसे क्रिएटर्स बेचारे मतलब दिन के अंदर कितना कितना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं एंड उसके बाद हम जैसे मामूली क्रिएटर्स को इतने कम कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब मिलते हैं यार। हाँ, क्या बताएं, हम लोगों का दुखड़ा कोई समझ ही नहीं सकता है। ऊपर तो हमारे चैनल फेसलेस होते हैं, सिर्फ हमारी आवाज़ होती है, तो हम समझ सकते हैं लोगों को इंटरेस्ट कम आता है। ज़्यादातर हम वही देखते हैं जो हमको मतलब विजुअल्स दिखते हैं। बट क्या ही कर सकते हो, हमें इतनी एनिमेशन नहीं आती कि हम लोग विजुअल्स क्रिएट कर सकें। जितना होता है हम करने की कोशिश करते हैं। एंड वी ऑल नो कि मतलब हमारे चैनल्स का लगता नहीं है कोई कोई फ्यूचर होगा, क्योंकि अगर हम किसी और फील्ड में होते तो ऑब्वियसली हम ग्रो कर पाते। बट हमारे फैन फिक्शन टेलिंग वाली मतलब जो चैनल्स होते हैं उनमें इतना नहीं होता है। बट आप लोग ही हो जो फंक्शन को प्यार करते हो। जितने भी लोग देखते हैं, अगर उनमें से कम 100 में से अगर 50% भी लोग वीडियोस को लाइक कर देंगे ना, तो हमारा थोड़ा सा बेनिफिट होगा। हमारी वीडियोस कुछ नए लोगों तक जाएगी जो भी वांगशन फैंस हैं उनके पास। तो बस इतना सा कर दीजिए, ज़्यादा नहीं हम लोग आप लोगों से मान रहे हैं, बट इतना तो कर लीजिए ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। तो चलिए फिर हम हमारी लिटिल डेविल फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं एक कार का सीन जिसके अंदर एक पर्सन बैठा हुआ था जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, आंखों पर स्पेक्स लगा हुआ था एंड बहुत ही ज़्यादा डेविल किस्म का हम कह सकते हैं वो इंसान दिख रहा था। एंड उसकी एज लगभग 30-35 के आसपास थी। हाँ, हम मान लेते 35 साल। हाँ, एंड वो भी बैठा हुआ था, टैब में अपनी चीज़ों को देख रहा था। बट कुछ टाइम के बाद उसका जो फ़ोन था उस पर एक मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद जो उसका असिस्टेंट था वो कहता है, सर हमें एक मीटिंग के लिए जाना है। ये सुनने के बाद वो अपने असिस्टेंट देखता है जो कि वहाँ पर थे। उन्हें देखने के बाद वो कहता है ठीक है। एंड कार यहाँ से सीधा निकल जाती है जहाँ पर ये मीटिंग होनी थी। हम अब देखते हैं मीटिंग हॉल, जहाँ पे मीटिंग हॉल तो नहीं बोलेंगे हम, ये एक होटल बोलेंगे जहाँ पर मीटिंग होनी थी। एंड हमारा एकदम कोल्ड फेस वाला लैंड वांगजी आ चुका था। एंड आने के बाद वो बैठ जाता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर दो लोगों की एंट्री होती है। एक गर्ल जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्लैक कलर की ड्रेस में अपने आप को बहुत ही शो करते हुए आती है। उसका जो क्लीवेज था वो काफ़ी अच्छे से दिख रहा था। एंड वो लड़की जानबूझकर अपने आप को सडक्टिव बेस करने की कोशिश कर रही थी। एंड वो आने के बाद वांगजी को एक नज़र देखती है एंड उसके बाद कहती है, मिस्टर लैन, आप तो मेरी बातें ही नहीं सुनते हैं। क्या हो गया मिस्टर लैन? मैं कितनी कोशिश करती हूँ आप मेरी बात सुन लें, बट आज मुझे इसके साथ आपके साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए आना पड़ा। एंड वो अपने पास बैठे हुए अपने असिस्टेंट को देखती है एंड वो कहता है, हम मीटिंग शुरू करें मैम? वो कहता है, हाँ करनी है मीटिंग शुरू। बट वांग जी कोल्ड फेस में कहता है, मैंने कहा ना, मुझे बिल्कुल भी काम के अलावा कोई बात नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद वो कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, ओके मिस्टर लान, हम काम की बात करते हैं। इसके बाद वो अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद उनकी मीटिंग्स थी वो एंड हो जाती है, 1 घंटा लगता है। बट जो लड़की थी वो वांग जी को ही देखे जा रही थी ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि वांग जी बहुत हॉट है एंड उसकी जो पर्सनालिटी है वो एकदम डेविल किंग वाली है, जो हर किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। एंड यही पर्सनालिटी अभी वांग जी लेकर बैठा हुआ था। हम देखते हैं कुछ टाइम के अंदर जो हमारा वांगजी था वो कहता है, ना अब मुझे चलना चाहिए, मीटिंग हो चुकी है। ये सुनने के बाद वो लड़की जो अभी बैठी हुई थी वो कहती है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए ना, अब आ ही गए हैं तो डिनर कर लो। मैं कब से तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ डिनर कर लो ना वांग जी। वांग जी एक नज़र उसे देखता है और उसके बाद आइज़ रोल करता है। वांग जी को फिर कुछ दिमाग में आता है और उसके बाद वो कहता है, आई थिंक सो, मुझे लगता है ये सही होगा, क्योंकि अगर मैं ये कर लूँगा तो फिर उसके बाद ये मुझे परेशान नहीं करेगी। हाँ ये सही होगा। यही सोचकर वांग जी उसे देखता है और उसके बाद कहता है, ठीक है
बस डिनर। वो कहती है अरे वाह थैंक यू सो मच, मैंने स्पेशली अरेंज किया है सब कुछ। सेक्रेटरी तुम जाओ। एंड ऑब्वियसली वांग जी का सेक्रेटरी जो था वहीं पे था। वांग जी उसे देखता और उसके बाद कहता है एक काम करो तुम भी जाओ, मैं तुम्हें बाद में मैसेज कर दूंगा। ये सुनने के बाद असिस्टेंट कहता है ओके बॉस, जैसा आप सही समझे, मैं जाता हूँ। एंड इसके बाद जो असिस्टेंट था वो वहाँ से निकल लेता है। हम देखते हैं जो हमारा वांग जी था वो अभी अपने सामने बैठी हुई उस लड़की को देखता है। एंड वो लड़की वांग जी को देखती है एंड उसके बाद स्माइल करती है और कहती है चले। वांग जी कहता हाँ। एंड इसके बाद वो लड़की वांग जी को लेकर वहाँ से आ जाती है एंड वो रूम में लेकर आती है। वांग जी कहता है रूम बुक करने की क्या ज़रूरत थी, ये वो कहती है मैं स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहती हूँ ना वांग जी। वांग जी कहता है ओके। एंड अब वो बस जल्दी से जल्दी कुछ फिनिश करके यहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था एंड उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट वांग जी को ये सब करना पड़ रहा था, अब क्या ही करता बेचारा। कुछ टाइम के बाद जो खाना वगैरह था वो रेडी हो जाता है, वहाँ पर लाया जाता है एंड स्पेशली वहाँ पर वाइन भी ऑर्डर की जाती है। कुछ टाइम के बाद वाइन वहाँ पे आ चुकी थी एंड खाना ऑब्वियसली वो लोग खाने लगते हैं। वांग जी वाइन देखता है एंड उसके बाद कुछ भी नहीं कहता। कुछ टाइम के बाद खाना कंप्लीट होता है। वो थोड़ा सेडक्टिव बनने की कोशिश कर रही थी, जानबूझ के थोड़ा थोड़ा झुक रही थी जिससे वो अपने आप को थोड़ा वांग जी को शो कर सके। बट ये हमारा वांग जी था, वांग जी को बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी एंड वो बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था एंड वो भी कभी कभी ही, क्योंकि वो देख रहा था कि आखिरकार ये लड़की कहाँ तक गिर सकती है। एंड सेम ऐसा ही हो रहा था, वो जानबूझकर अपने आप को शो करने की कोशिश कर रही थी। एंड ऐसे करके वांग जी खाना कंप्लीट करता और कहता मेरा हो गया। वो कहते हाँ मेरा भी हो गया, बस लास्ट ये एक वाइन तो पी ही सकती हूँ मेरे पास बैठ कर। वांग जी आइस रोल करता है और उसके बाद उसे भी पी लेता है। एंड इसके बाद वांग जी कहता है हो गया। वो कहते हाँ लास्ट क्या हम डांस करें। वांग जी उसे घूर के देखता और उसके बाद कहता है बिल्कुल नहीं। ये सुनने के बाद वो कहती वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी उसे देखता है और उसके बाद उसे घूरते हुए कहता है शाओ रैन अपना बकवास करना बंद करो। ये सुनने के बाद रैन कहती है व्हाट, मैंने क्या कर दिया। ऐसा मत करो ना वांग जी, अब मैंने गलत ही क्या किया है, तुमसे कुछ मांग रही ना ज़्यादा तो मैं थोड़ा सा बोला मैंने। वांग जी कहता है बकवास। एंड ये बोलकर वो जैसे जाने लगता है तभी वांग जी एक कदम लड़खड़ा जाते हैं। वांग जी कहता है ये क्या हुआ। शाओ रैन उठती है और उसके बाद वो आगे बढ़ती है, जी के सामने आती है एंड सामने आने के बाद वो डोर देखती है। उसे देखने के बाद एक स्माइल करती है एंड वो वांग जी के पास आती है और उसके बाद वांग जी को देखते हुए कहती है ओ तुम्हें क्या लगा तुम जा पाओगे। बिल्कुल नहीं वांग जी, हमारे कितने टाइम पहले से ही शादी फिक्स हो गई है, यहाँ की इंगेजमेंट भी हो चुकी है, पर तुम देखो ना ही तो हमारे इंगेजमेंट रिंग पहनते हो और ना ही कभी मेरे साथ कहीं पर जाते हो। ये तो गलत बात है ना स्वीट हार्ट। वांग जी घूर के देखता और बोलता है क्या किया है तुमने मुझे। ये सुनने के बाद वो कहती मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हें मेडिसिन दी है जिस वजह से तुम्हारी बॉडी बिल्कुल लूज पड़ जाएगी एंड जो मैं करना चाहती हूँ वो तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। वांग जी कहता तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, वो कहती है मैंने तो कर दिया और चलो ना हनी आज की रात एक दूसरे की बाहों में। और वैसे भी मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ है ना। ये बोलकर वो उसे पकड़ती है और तुरंत ही उसे बेड पर लाकर धक्का दे देती है एंड उसके बाद वांग जी बेड पे गिर जाता है एंड वो बस उसे देखने लगता है और कहता है नहीं प्लीज़। बट वांग जी की बॉडी ज़्यादा मूव नहीं कर रही थी बट उसके थोड़े बहुत हाथ मूव कर रहे थे, उसके पैर उसे ऐसा लगा जैसे पैरालाइज हो जाएंगे। एंड जो वांग जी था वो कहता है तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सुनने के बाद वो कहती है हाँ छोड़ो, मैं कब चाहती हूँ तुम मुझे छोड़ो, मैं तो चाहती हूँ आज की रात हम दोनों एक दूसरे के हो जाएं, एक दूसरे में समा जाएं। वांग जी हाँ कितने टाइम से मैं सोच रही थी तुम्हें पाने के लिए एंड फाइनली आज ये मैं कर पाऊँगी, तो मैं बहुत खुश हूँ वांग जी। वांग जी बहुत गुस्से में था एंड वो उसे देख रहा था क्योंकि उसे ये बकवास बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वांग जी उसे घूर के देखता और कहता अपने बकवास बातें बंद करो। ये सुनने के बाद शाओ रैन कहती है मैं बकवास कहाँ कर रही हूँ स्वीट हार्ट, मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ ना एंड वैसे भी हमारी शादी हो जाएगी तो तुम ऐसे क्यों करते हो। ये तो तुम्हारी गलत बात है ना कि तुम अपनी फियोंसे को ऐसे ट्रीट करते हो। हाँ कितनी बार कहा मैंने, पर तुम मुझसे भाग जाते हो। हाँ गलत बात है ना।
कब तक तड़पाओगे मुझे ऐसे? वांग जी उसे देख रहा था एंड वो धीरे धीरे वांग जी के ऊपर आती है एंड उसके बाद वांग जी के शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगती है एंड वांग जी बस उसे दूर कर रहा था। जो थोड़ी बहुत उसके हाथ मूव कर रहे थे उन्हीं से एंड ये सारी चीज़ें होने की वजह से वो बहुत ही गुस्सा था। बट शाओरन तो जानबूझकर वांग जी की जो शर्ट थी उसे साइड करने के बाद धीरे धीरे करके वांग जी के चेस्ट पर हाथों को घुमाने लगती है एंड वो वांग जी को टच करने लगती है, जिस वजह से जो वांग जी था वो बहुत अजीब फील करता है। उसका मन कर रहा था कि अभी की अभी इस लड़की को धक्का दे दे, दूर कर दे, बट नहीं, ऐसा हो कहाँ पा रहा था क्योंकि शाओरन वांग जी को टच कर रही थी एंड उसकी शर्ट पूरी तरह से ओपन हो चुकी थी। वो वांग जी के चेस्ट पर किस करती है बट वांग जी को गुस्सा आता है, उसे ये डिस्गस्टिंग लगता है। बट शाओरन वो कहाँ मानने वाली थी। हम देखते हैं वो धीरे धीरे वांग जी के ऊपर आती है एंड वो वांग जी की टम्मी पर आकर बैठ जाती है एंड उसके बाद अपनी ड्रेस को साइड से हटा देती है एंड उसके बाद कहती है आज के बाद तुम मेरे हो जाओगे एंड मैं हमेशा के लिए तुम्हारी। उसके बाद तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं बचेगी। कितना मज़ा आएगा ना वांग जी। एंड ये बोलकर वो धीरे धीरे वांग जी के पैंट के बटन्स को भी ओपन करने वाली थी बट तभी अचानक से डोर ओपन होता है और एक लड़का अंदर आता है जिसका चेहरा ओह माय गॉड देखने से ही पता चल रहा था ये कितना बड़ा शैतान होगा। वो अंदर आता है एंड जैसे ही ऐसा डोर ओपन हुआ तभी उस लड़की की नज़र पड़ी। वो देखते और कहते तो तुम, बट वो लड़का सीधा आता है और उस लड़की के बालों को पकड़ता है एंड उसके बाद उसे नीचे फेंकता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड को चीट करने की। तुम घटिया लड़की मेरे बेस्ट फ्रेंड को चीट कर रही थी। हाँ देखना तुम्हारा क्या हल करता हूँ मैं। तुम जैसी लड़कियों को मुझे ठिकाने लगाना बहुत अच्छे से आता है, अभी बताऊंगा तुम्हें। बोलकर जो लड़का अभी आया था वो बस अपने हाथ में बैट लेता है और उसके बाद वो बैट सीधा उस लड़की के बैक पर मारता। वो कहती कौन हो तुम, क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। बट वियिंग कहता तुम घटिया लड़की मेरे बेस्ट फ्रेंड को चीट कर रही थी। हाँ हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, मेरा बेस्ट फ्रेंड बेचारा गम में डूबा हुआ है और तुम यहाँ रंगरेलियाँ बना रही हो। ओह हाँ। एंड वो तभी बेड पर लेटे हुए उस शख्स को देखता है और उसकी हॉट हॉट बॉडी। वियिंग कहता है वाह ये कितना हॉट है। हाँ ओह माय गॉड ये कितना हॉट है। एंड वो ये बोलकर अपने हाथों को आगे बढ़ाने ही वाला था वांग जी की चेस्ट को टच करने के लिए, बट तभी अचानक से वो रुक जाता और कहता नहीं ये घटिया इंसान है। हाँ रुको तुम। एंड इसके बाद वो उस लड़की को देखता है, वो बेचारी लड़की अपने आप को संभाल रही थी एंड उसके बाद वियिंग तुरंत जाता है और उसके फेस को पकड़ता है और कहता तुम कितनी डिस्कस्टिंग हो, मेरे फ्रेंड को चीट करके यहाँ बड़े मज़े से। हाँ रुको तुम्हें बताता हूँ। एंड इसके बाद वियिंग शाओरन के फेस पर 3-4 चमाटे मार देता है एंड शाओरन तो अपना चीर पकड़ लेती है और कहती है तुम कौन हो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो। वियिंग कहता हाँ छोड़ो, मेरा बेस्ट फ्रेंड बेचारा वहाँ गमगीन है, वो कब से बाटली पिए जा रहा है, बट तुम यहाँ रंग रलियाँ बना रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मेरी दोस्त की इतनी बुरी हालत करने के बाद ओह माय गॉड लगता है किसी अमीरजादी को फंसाया है। वैसे चॉइस तो तुम्हारी अच्छी है, ये काफ़ी हॉट है, बट तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया है, रुको। एंड उसके बाद वो फिर से उसे मारना स्टार्ट करता है और कहता है रुको 1 मिनट, एक और अच्छा सा काम करता हूँ मैं। वो इधर उधर देखता है, जल्दी से ड्रॉवर ओपन करता है। वो कहता है कौन हो तुम, ये ऐसे मार कैसे रहे हो तुम। हाँ वियिंग जाता तुरंत ही और उसके बाद ड्रॉवर निकालता है एंड ड्रॉवर में से वो सीजर निकालता है। वो लड़की कहती है छोड़ दो, क्या तुम्हारा पागल दिमाग खराब हो गया है क्या। हाँ कौन हो तुम, ऐसे कैसे मार सकते हो। वियिंग कहता मार, मैं तो भी देखो क्या करता हूँ, चलो तुम्हें मैं और सुंदर बनाता हूँ, क्या बोलती हो, सुंदर बना लो ना तुम्हें। एंड ये बोलकर वियिंग सीजर लेकर आता है एंड आने के बाद उस लड़की के बालों की तरफ बढ़ जाता है। वो कहता नहीं मेरे बाल नहीं। वियिंग कहता हाँ तुम्हारे बाल, अभी तो इनको और ख़राब करूँगा, मज़ा आ जाएगा मुझे तो इन बालों को ख़राब करने में। एंड ये बोलकर वियिंग उसके बालों को कुतर डालता है एंड उसके बाद कहता वाह कितनी क्यूट लग रही हो तुम। ओके अब क्या बारी है। अरे नहीं, इतना मैं जालिम नहीं हूँ, किसी के फेस को ख़राब नहीं कर सकता, बट हाँ तुम्हारा मेकअप जरूर कर सकता हूँ, चलो वो कर देता हूँ। इसके बाद वियिंग देखता है इधर उधर, उसे कुछ नहीं मिलता। वियिंग कहता है यार कुछ मिल क्यों नहीं रहा, मिल जाएगा। वियिंग जाता है ड्रेसिंग टेबल वहाँ पर उठाता है, उसे कुछ मिलते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट, वियिंग उन्हें लाकर सामने फेंकता है और उसके बाद कहता है हाँ मिल गया, चलो मैं तुम्हें आज अपने हाथ से मेकअप देता हूँ। तुम्हें बताऊँ मैं मेकअप में बहुत बुरा हूँ, देख नहीं रही हो मेरा स्टाइल। और वो लड़की देखती है वियिंग सच में हाय भगवान क्या अतरंगी था, उसके कपड़े कहीं कहीं से फटे हुए थे, हाथों में जो है ना वो कुछ चीज़ें थी पहनी हुई उसने, एकदम हमारा वियिंग लग रहा था जैसे कि मानो लोकल गुंडा है।
ऑफ कोर्स वो हमारा वीइंग था। एंड उसके बाद वीइंग उस लड़की का डेंटिंग पेंटिंग स्टार्ट करता है और जो वो उसे बनाता है, ओह माय गॉड, उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी वीइंग का फ़ोन रिंग करता है। वीइंग कहता है हेलो। दूसरी ओर से वीइंग का फ्रेंड शुयांग कहता है हे बड़ी, कहाँ है तू? वीइंग कहता है मैं कहाँ हूँ? गैस व्हाट, तुमने कहा था ना कि उसकी गर्लफ्रेंड इस रूम में है, तो मैं आ गया। एंड उसके बाद उसकी जो मैंने हालत की ना, वाह माशाल्लाह, तुझे पहचान में भी मज़ा आएगा। पहचान में भी नहीं आएगी। वो कहता है अच्छा मेरे फोटो भेज मुझे। वीकिंग कहता ऑफ कोर्स भेज रहा हूँ स्वीट हार्ट। एंड उसके बाद वो फोटो क्लिक करता है और कहता है ये देख। एंड उसके तुरंत ही बाद शुयांग अपना जो भी था वो देखता है फ़ोटो, और वहाँ पास में ही उसका फ्रेंड निहुसैंग बैठा हुआ था, जो बेचारा वाइन पे वाइन पिए जा रहा था। निहुसैंग को देखने के बाद शुयांग आता है और कहता है ये देख तेरी गर्लफ्रेंड, उसने वीजिंग का क्या हाल किया है। आई मीन वीजिंग ने उसका क्या हाल किया, देख ना यार, एकदम कैसे चुड़ैल बना दिया इसे। निहुसैंग कहता है क्या? वो लड़की मेरा सब कुछ थी। ये सुनने के बाद शुयांग कहता है देख, ये फालतू की बकवासबाजी मेरे सामने मत कर, ओके, पहले देख ना। एंड जैसे ही निहुसैंग देखता वो कहता व्हाट, ये कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनने के बाद शुयांग कहता व्हाट, हे भगवान, ये वीजिंग ने किसके साथ कर दिया? इसके बाद वो तुरंत ही कॉल मिलाता है। वीजिंग उस लड़की को 2-3 तमाचे और मारता है। जैसे ही वो उसे और मारने वाला था तभी बेचारे का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग कहता है अरे यार, मेरा मूड ऑफ कर दिया इसने तो। वीजिंग फ़ोन निकालता है और उसके बाद पिक करता है और कहता है हेलो शुयांग, क्या है यार, मुझे मज़ा लेने देना, अभी तो मैंने स्टार्ट किया था। ये सुनने के बाद शुयांग कहता है मेरी बात सुन वी। एंड वीजिंग को वो बताता है। वीजिंग कहता है क्या? वो कहता हाँ बिल्कुल 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 वीजिंग वो नहीं है, हो जाएंगी गर्लफ्रेंड। ये सुनने के बाद वीजिंग उस लड़की को देखता है जिसकी तो वीजिंग ने बहुत बुरी हालत कर दी थी। एंड उसके बाद वीजिंग देखता है उस पर्सन को जो बेड पर लेटा हुआ था। उसे देखने के बाद वीजिंग कहता है ओह माय गॉड, ये क्या है, मैंने किसका सुधार कर दिया। वीजिंग उस लड़की को देखता है जिसकी वीजिंग ने बुरी हालत कर दी थी। बेचारी के चीक्स रेड हो चुके थे, नो तो कमर भी पकड़ के बहुत बुरी तरह से बेचारे पेन में चिल्ला रही थी। वीजिंग उसे देखकर उसके बाद कहता मुझे माफ़ कर दो, देखो मुझे नहीं पता था कि तुम गलत हो। मुझे लगा तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो जो उसे चीट कर रही हो। मुझे माफ़ करना, ठीक है, तुम लोग जो भी कर रहे थे ना वो करो करो, रुको मैं हेल्प करता हूँ। इसके बाद वीजिंग उस लड़की को उठाता है, उसके बाद लाकर वांग जी के साइड में सुला देता है। एंड वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था क्योंकि उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही थी। वीजिंग तुरंत ही उसे लेकर आता है एंड वांग जी को देखता है और कहता है ओके तो तुम कंटिन्यू करो। उसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो उस लड़की के हाथ थे शाओरैन के वो उठाता है, वांग जी के चेस्ट पे रखता है और कहता है कवर ओके क्या करना है और क्या कर रहे थे तुम लोग? नहीं जिप तो नहीं करके दे सकता, बट हाँ तो तुम लोग शुरू करो अपना, ठीक है। मैं चलता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ओके, मैंने थोड़ा सा ही किया और मुझे माफ़ करना। देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ जो भी है, मैंने बस थोड़ा ही कर दिया, गलत फहमी कर दिया, ओके, अब मैं चलता हूँ, ठीक है, मुझे माफ़ कर देना। वीजिंग किसके पंगा ले लिया तूने? एंड वीजिंग जैसे जाने लगता है वांग जी हाथ पकड़ता और कहता है रुको। वीजिंग कहता हाँ अरे माफ़ कर दो ना यार, अगर मेरे अंकल को या मेरी आंटी को पता चला ना वो तो सच में मेरी बहन बजा देंगे, प्लीज़। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है मेरी हेल्प करो, मुझे बाहर लेके चलो प्लीज़। वीजिंग कहता हाँ बाहर, पर क्यों? वो कहता प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। वीजिंग कहता ओके ठीक है लेके चलता हूँ, मेरी कंप्लेन नहीं करोगे ना प्लीज़। एंड इसके बाद तुरंत ही वो वीजिंग हेल्प करता है उसकी। वांग जी बाहर निकल कर आता है वीजिंग के साथ। एंड वीजिंग कहता है ओहो तुम तो बहुत लड़खड़ा रहे हो, क्या हुआ, इतनी हॉट तुम्हारी वाइफ थी या गर्लफ्रेंड थी? वांग जी कहता है वो लड़की नहीं थी। वीजिंग कहता है ओह लगता है क्या करना पड़ता है, लगता है तुम इतनी हॉट गर्ल को देखने के बाद भी बिल्कुल क्या बताएं, तुम्हारा तो कुछ भी ऊपर नहीं हुआ। हाँ बहुत ही बुरा हाल है, मुझे लगता है तुम में कमी है ना। कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना देना, चलो एक काम करो तो तुम कहाँ छोड़ना है। तभी आवाज़ आती बॉस। एंड ये सुनने के बाद वांग जी नज़रें उठा कर देखता है, तभी भागते हुए वहाँ पर वांग जी का असिस्टेंट आता है। वो वांग जी को कहता है बॉस के क्या हुआ? वीजिंग कहता है ओ अच्छा तुम्हारे बॉस है, संभालो इसे, मैं चलता हूँ, ठीक है। एंड वो पकड़ा कर चला जाता है। एंड दूसरा जो उसका असिस्टेंट था मिस्टर ली, वो तुरंत ही गिरने वाला था, पर तभी वांग जी को पकड़ता और कहता है बॉस के क्या हो गया, ये क्या हो गया आपको? वांग जी कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर जाना है। वो कहता ओके बॉस। इसके तुरंत ही बात मिस्टर ली तो वांग जी को वहाँ से लेकर चला जाता है। वांग जी तुरंत ही उसे कार में लाया जाता है एंड मिस्टर ली के साथ वो निकल जाता है यहाँ से घर के लिए। दूसरी तरफ हमारा वीजिंग वो अपनी बाइक लेता है, हेलमेट डालता है और वहाँ से निकल पड़ता है। वीजिंग बाइक चला रहा था और सोच रहा था हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो गया, हाँ मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया, किसको
मतलब क्या यार, गलत आदमी को पीटा है मैं, कितना गलत किया मैंने। नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई बात नहीं वेइंग, भूल जा, वैसे भी वो भूल जाएगा तो भूल जा। हाँ, दोबारा से ऐसा पंगा मत लेना, बिल्कुल वेइंग, बिल्कुल नहीं लेने का, ओके। कुछ टाइम के बाद वेइंग अपनी बाइक पार्क करता है, अपने आप को थोड़ा ठीक करता है एंड उसके बाद वो घर के अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर आता है लाइट्स ऑन होती हैं एंड वेइंग वहीं पे रुक जाता है और वो टर्न करके देखता है मैडम जो खड़ी हुई थी, हाथ में उन्होंने लेके रखा था एक बहुत बड़ी सी स्टिक एंड वो वेइंग को घूर घूर के देख रही थी। वेइंग कहता वो ना, मैं आंटी एक्स्ट्रा क्लास लगा के आया हूँ अभी के अभी। ये सुनने के बाद वो कहते अच्छा एक्स्ट्रा क्लास, रुक अभी बताती हूँ तुझे। एंड वो सीधा जो स्टिक थी उनके हाथ में वेइंग के बैक पे पड़ती है। वेइंग कहते आंटी 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 प्लीज़ माफ़ कर दो ना, मैं ना वो बता रहा हूँ आपको। वो कहते चुप, एकदम चुप, तुझे पता है ना तेरे अंकल का कितना गुस्सा करते हैं वो, एक तो तू डिसिप्लिन में नहीं रहता। वेइंग कहता आंटी प्लीज़ ना, आप जानती हैं मेरे ऊपर डिसिप्लिन सूट नहीं करता। वो कहते हे भगवान, ये बालों का तूने क्या करके रखा है, सतरंगी घोंसला। वेइंग कहता हाँ आंटी, मेरे बाल कितने कलरफुल हैं, एकदम रेम्बो जैसे। वो कहते रेम्बो, एकदम डस्टबिन लगते हैं। तुझे कितनी बार कहा है अपने अंकल के सामने बेइज्जती मत करवाया कर। वेइंग देखता है और उसके बाद कहता है आंटी आप अच्छे से जानती हैं मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और अंकल से कह देना आई डोंट लाइक दिस, एंड मुझे वो खास पसंद नहीं है। वो कहते वेइंग बेटा, वो तुम्हारे वेइंग कहता है मुझे नहीं पसंद अंकल, आप जानते हैं ना, नफ़रत करता हूँ मैं उनसे, बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। वो कहते वेइंग कहता है व्हाट आंटी, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, अच्छा है, बट मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ, आपको समझ में आया ना। वो कहते हैं वेइंग कहता है मुझे तो मज़ा आता है उनको एम्बैरेसिंग फील कराने में। वो कहती है बेटा, वेइंग कहता है नहीं, मुझे गुस्सा है उस बात का, मुझे नफ़रत होती है जब मुझे वो याद आता है वो मेरे माँ पापा को बचा सकते थे बट उन्होंने नहीं किया ना, तो बस मुझे मज़ा आता है उनको इरिटेटिंग फील करवाने में। वो कहती तुम जानते हो ना बेटा, मैं कितनी ज़्यादा मुश्किलों से तुम्हारे अंकल से छुप कर। वेइंग कहता मत करिए आंटी, मुझे नहीं पसंद है, आप जानती हैं कि अंकल कैसे इंसान हैं, उन्हें हमारी पड़ी ही नहीं है, उन्हें बस उन्हें आप अच्छे से जानती हैं, उन्हें तो अपने मिस्टर्स के बेटे को बहुत पसंद करना है ना। ये सुनने के बाद वो कहते हैं वेइंग कहता है मुझे अच्छे से पता है आंटी, आपको कैसा लगता है, प्लीज़ आप अपने ड्रीम्स को मत रोकिए, आप उनकी वजह से बस घर में एक हाउसवाइफ बन के रह गई हैं एंड उसी के साथ साथ वो इस घर में आप बस एक सर्वेंट हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आपको समझते ही क्या है अंकल, आपको चीट करते हैं, बस उन्हें पैसे चाहिए और कुछ नहीं, प्लीज़ समझिए ना आंटी, वो बस अपने मिस्टर्स के बेटे जांग चेंग को पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं और कुछ नहीं। आपको, मुझे या कभी यानली शीजे को उन्होंने देखा है, नहीं ना, उन्होंने आप पे चीट किया एंड यू नो व्हाट, मैं तभी वो रुक जाता है। वेइंग बस कहता है मैं बात नहीं करना चाहता, मैं चलता हूँ, एंड ये बोल कर वो चली जाती हैं। मैडम यू कहती हैं वेइंग वो सुधर गए हैं बेटा, अब वो ऐसा नहीं करते, बट वेइंग तब तक वहाँ से जा चुका था। मैडम यू वहीं पर काउच पर बैठ जाती हैं, वो अपने आप को जैसे कि मानो तसल्ली दे रही हूँ। वो कहती हैं नहीं वी, ऐसा नहीं है, तो तुम्हारे अंकल अब सुधर गए हैं, वो मुझसे वादा किया था उन्होंने कि वो कभी भी किसी औरत को नहीं देखेंगे, इसका मतलब है अब वो कुछ भी नहीं करते भी। तो तुम पागल हो भी, अब वो ऐसा कैसे करेंगे, एक बार उन्होंने कह दिया, हाँ भई अब बार बार थोड़ी ना करेगा इंसान, है ना भी, है ना। एंड ये बोल कर वो अपने आप को संभालती हैं, क्योंकि शायद अंदर से वो भी जानती थी कि कहीं ना कहीं वेइंग ने जो कहा वो आज भी उतना ही सच है जितना कि वो कहकर पहले गया था, एंड आज भी वही सच है। बट कहते हैं ना कि मानने को हम कभी कभी तैयार नहीं होते हैं, एंड यही सेम हाल अभी मैडम यू का था। वेइंग के जाने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती हैं और अपनी वेडिंग फ़ोटो को देखती हैं और बस रोने लगती हैं। वेइंग मैडम यू की बहन का बेटा है, यानी कि कैंगसे सरन का। उनकी डेथ के बाद वो यहाँ पर आ गई अपने बच्चे वेइंग को यहाँ लेकर, यानी कि अपनी बहन का बच्चा था तो वो उन्होंने अपना ही बेटा मानती थी, तो वेइंग को ले आई। बट अब क्या ही कर सकते हैं। हम वेइंग को देखते हैं, वो अपने रूम में आता है, अपने कपड़े चेंज करता है और उसके बाद हमसे बैठ जाता है। वेइंग कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, बट
आंटी, आपको समझना चाहिए कि आपका हस्बैंड वो कभी नहीं बदलेगा। वो बहुत ही घटिया इंसान है और मुझे गुस्सा आता है। मैं नहीं चाहता था आपको हर्ट हो, इसलिए मैंने नहीं कहा कि मैंने उन्हें न जाने कितनी बार किसी के साथ पकड़ा है। अगर आप जान जाएंगे ना तो आपको दुख होगा, इसलिए मैंने नहीं कहा। एंड ये बोलकर बस वो बात लेकर आराम से सो जाता है। हम दूसरी तरफ वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने घर आता है। आने के बाद उसे बेड पर लिटा दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद लांस सेजन आते हैं और वो कहते हैं क्या हुआ। तो गार्ड जो वांगजी का मिस्टर ली सेक्रेटरी था वो कहता है सर एक्चुअली वो बॉस मुझे बाहर मिले थे, उनकी हालत देख के लग रहा है कि इनकी हालत थोड़ी ख़राब है। मुझे लगता है कि इनके ड्रिंक वगैरह में कुछ मिलाया गया था जिस वजह से ये अपना कंट्रोल लूज़ कर रहे थे या फिर ये हाथ पैर मूव नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनने के बाद लांस सेजन कहता है डॉक्टर को बुलाओ। इसके बाद मिस्टर ली कहता है जी। तुरंत ही कॉल करते हैं वो। एंड कुछ आधे घंटे के बाद डॉक्टर आता है, वांगजी को चेक करता है और उसके बाद कहता है कुछ नहीं, बस नॉर्मली चीज़ें थी, ये लीजिए मेडिसिन दे दीजिएगा, वो ठीक हो जाएंगे। एंड इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर जाने के बाद लांस सेजन वांगजी को देखते हैं और उसके बाद कहते हैं सच में वांगजी क्या करूँ मैं, कोई कुछ नहीं समझता। एंड इसके बाद वो भी चला जाता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। बीजिंग उठता है, रेडी होता है, रेडी होकर नीचे आता है एंड अपने अंकल चांग फेंगमैन को देखता है जो कि वहीं पे थे। एंड जैसे बीजिंग देखता है उन्हें इग्नोर करता है। जब जब ब्रेकफास्ट करने लगता है, मैडम यू उन्हें खाना सर्व कर रही थी, पर तभी जियांग फेंगमैन कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे बताओगे कल तुम कहाँ थे। बीजिंग सुनने के बाद कहता है आपको नहीं लगता कि मुझे आपको ये नहीं बताना चाहिए। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन कहता शट अप, समझ आया ना तुम्हें, मैं जितना बोलता हूँ उतना किया करो। और मैंने कितनी बार कहा है मेरी इज्जत की नीलामी मत करवाया करो, जहाँ पर भी जाते हो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देते हो। वेइंग देखता है और उसके बाद कहता है ओह रियली अंकल, आपको ऐसा लगता है। जियांग फेंगमैन कहता है अपना मुँह बंद रखो, पता नहीं कौन सी मुसीबत मैंने अपने सर पाल ली है। वेइंग देखता है और उसके बाद आइज बंद करता है। वो कुछ कहने वाला था तभी मैडम यू कहती है वेइंग तो तुम ये खा लो बेटा। एंड जियांग फेंगमैन मैडम यू को घूर के देखता है बट वो कुछ नहीं कहता। वीजिंग खाना देखता है, उसके बाद थोड़ा सा खाता है और कहता है मैं चलता हूँ आंटी। इसके बाद वो अपना बैग उठाता है और वहाँ से निकल पड़ता है अपने कॉलेज के लिए। वीजिंग अपने कॉलेज आता है एंड उसके बाद अपने दोस्तों को देखता है। होएसैंग वीजिंग को देखता है और कहता है वीजिंग ओ मेरी गर्लफ्रेंड। वीजिंग कहता है हे भगवान गर्लफ्रेंड, मैं तो कल भूल ही गया था। होएसैंग देख वो मैं। तभी शुयांग कहता है ओह माय गॉड वी, कल तूने किसको पीटा, हाँ बता ना मुझे। वैसे मैंने फोटो में देखा था वो लड़की, वीजिंग तूने तो उसका हाल बुरा कर दिया। वीजिंग कहता है यार मुझे नहीं पता था कि वो इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे लगा वो ही होगी और तूने मुझे कहा था कि वो यहीं पर है। ये होसैंग ने भी तो यही बताया था। होसैंग कहता है हाँ मैंने बताया था बट वीजिंग तो गलत रूम में चला गया। वीजिंग कहता है अच्छा ऐसा था क्या, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने डोर ओपन किया वो डोर ओपन हो गया था, मुझे क्या लगा, मुझे लगा वही होगी। एंड मैंने बस थोड़ा सा चीज़ की थी और कुछ नहीं। वो कहता है यार अगर उस लड़की ने तेरे खिलाफ कुछ कर दिया तो तेरे अंकल तो तेरी जान ले लेंगे। वीजिंग कहता है देख मुझे डरा मत, हाँ मुझे पहले ही डर लग रहा है, वैसे मुझे डर तो नहीं लगता। तभी नहीं होसैंग कहता वी वो तेरे अंकल एक नंबर के। वीजिंग कहता रहने दे यार, मुझे बात नहीं करनी उस घटिया इंसान के बारे में। वो कहता हाँ चल छोड़, एक काम करते हमारी क्लासेस अटेंड करने के लिए चलते हैं। वीजिंग कहता है ओके चलो। एंड इसके बाद वो निकल पड़ते हैं क्लासेस अटेंड करने के लिए। हमारा जो वीजिंग था वो आता है एंड उसके बाद क्लास वगैरह अटेंड करता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद उनकी क्लासेस हाफ ओवर हो जाती हैं। वीजिंग इसके बाद मस्त अपने दोस्तों के साथ रहता है। कुछ टाइम के बाद वीजिंग देखता है और कहता है ओह मेरे क्लाइंट का कॉल आ गया। वो कहते हैं तेरे क्लाइंट, ओह यार मुझे समझ में नहीं आता यार तो ये काम क्यों करता है। वीजिंग कहता है व्हाट, मेरा काम है यार डिटेक्टिव का, तुझे तो पता है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। पता है एक बार तो मैंने ओह माय गॉड हस्बैंड वाइफ दोनों को पकड़ लिया था चीट करते हुए। वो कहते क्या, वीजिंग कहता है और ऐसी गंदी सिचुएशन में मैंने पकड़ा ना, ओह माय गॉड। और एक बार तो मैंने उसकी वाइफ को लाइव चैट करके दिखाया, आई मीन लाइव वीडियो में, कि उसका हस्बैंड किसी की और की वाइफ के साथ क्या रंगीन मिजाज का आदमी था यार वो। ओह एक नहीं दो दो लड़कियां थी उसके रूम में। वो कहते क्या, वीजिंग कहता बिल्कुल। और जो मुझे मज़ा आया था बाद में उसकी वाइफ ने क्या उसकी धलाई की, मज़ा आया मुझे। वो कहता है यार तू भी ना, ऐसे कभी कभी लोग ऐसे चीट करते हैं वीजिंग। बट वीजिंग कहता है अरे यार छोड़ना। तभी वीजिंग को कॉल आता है, वीजिंग पिक करता है और उसके बाद जाता है और कहता है हेलो। दूसरी ओर से एक जो मैन था वो कहता है आप डिटेक्टिव हो। वीजिंग कहता है यस ऑफ कोर्स। वो कहता है मेरे पास एक काम है, मुझे मेरी वाइफ की जासूसी करवानी। वीजिंग कहता है ओके ठीक है। वीजिंग कहता है वाह मज़ा आ गया, किसी और को भी पकड़ना है।
चलो वो डिटेल वगैरह सब वीइंग कहता है मुझे भेज देना। वो कहता है जी, एंड मुझे डाउट है मेरी वाइफ आज इस होटल में जाने वाली है। ये सुनने के बाद वो कहता है ओके ठीक है। वीजिंग फ़ोन कट करता है, अपने दोस्तों के पास आता है। वो कहता है क्या नया केस मिला? वीजिंग कहता है हाँ मिल गया। वो कहता है कौन सा? वीजिंग कहता है एक हस्बैंड का कॉल था, उसने कहा कि उसकी वाइफ चीट कर रही है, उसे शक हो रहा है, तो मुझे रंगे हाथों पकड़ना है, क्योंकि अगर रंगे हाथों पकड़ लिया तो वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे पाएगा, एंड उसके बाद जो प्रॉपर्टी वो देने वाला है वो नहीं देगा, क्योंकि उसे शायद कहता है थोड़ा बहुत बुरा फील हो रहा है। बट अगर उसकी वाइफ सच में उस पर चीट कर रही होगी तो फिर वो उसे छोड़ देगा, एंड उसे कोई एलिमनी भी नहीं देगा, एंड उसी के साथ साथ उसकी वाइफ बहुत रिच है यार। वो कहते ओह सच में? वेइंग कहता बिल्कुल। तो चल अब मैं अपने काम पे। वो कहता काम पे? आगे की क्लासेस कौन अटेंड करेगा? वेइंग कहता है क्लास कभी बाद में देखूंगा, एंड ये बोलकर वहाँ से वेइंग निकल लेता है। हम देखते हैं वेइंग अभी यहाँ से जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन थी वो करना स्टार्ट करता है। शाम का टाइम देखते हैं, वेइंग अपनी बाइक पर बैठ चुका था, एंड तभी वेइंग के फ्रेंड्स का कॉल आता है। वेइंग पिक करता है और उसके बाद कहता है अब क्या हो गया तुम लोगों को? वो कहते हैं वेइंग एक्चुअली हमारा भी मन है तुम्हारे साथ जाने का, तो प्लीज़ हमें भी ले चलो ना। वेइंग कहता है वाह कोई मतलब ये कोई बात हुई? नहीं मुझे बताओ तुम लोग, मैं वहाँ पर कोई खेलने नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ, तो तुम्हें समझना चाहिए ओके। ये सुनने के बाद शोयांग कहता है मुझे भी देखना है, तुम कैसे पकड़ते हो, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। वेइंग कहता थैंक यू बट मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बट निहोसेंग भी कहता वेइंग प्लीज़ चलो ना, मैं वैसे भी बहुत दुखी हूँ। वेइंग ये सुनने के बाद आइज रोल करता है और उसके बाद कहता है हो गया इन लोगों का रोना शुरू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये मेरे दोस्त हैं या फिर क्या करूँ मैं इन लोगों का सच में। वीरेन कहता ठीक है मेरे साथ चलो, बट प्लीज़ तुम लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कोई काम खराब मत करना। वो कहते हैं हाँ पक्का वीइंग, हम तो तुम्हारी उस इंसान को पकड़ने में मदद करेंगे। वीइंग सोचता है हाँ उसे पता है तुम लोग उसकी कैसी मदद करने वाले हो। इसके बाद वीइंग कहता ठीक है मुझे इस एड्रेस पे मिलना। वो कहता ओके, एंड इसके बाद वीइंग अपनी बाइक पे और वहाँ से निकल पड़ता है। वहीं मैडम यू वीइंग को जाते हुए देखती है। वीइंग को देखने के बाद वो कहती है वेइंग मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल मेरी बहन के जैसे हो, बट मैं डरती हूँ कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, क्या करूँ मैं। एंड वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। बट इसके बाद वो अपने हस्बैंड जियांग फेंगमैन को कॉल करती है, बट जियांग फेंगमैन तो उसका फ़ोन पिक ही नहीं करता। इसके बाद वो उसके असिस्टेंट को कॉल करती है और उसके बाद कहती है तुम्हारा बॉस कहाँ पर है? ये सुनने के बाद जो था असिस्टेंट जियांग फेंगमैन का वो कहता है मुझे नहीं पता मैम बॉस कहाँ पर है, वो एक्चुअली हम एक मीटिंग के लिए गए हुए थे, बट उन्होंने मुझे कहा कि मैं घर चला जाऊँ। ये सुनने के बाद वो कहती हैं मुझे बताओ कहाँ पर है वो, मैं आ रही हूँ वहाँ। यह सुनने के बाद वो कहता बट तभी मैडम यू कहती मैंने कहा बताओ मुझे इस वक्त तुम्हारे बॉस कहाँ पर है। यह सुनने के बाद जो सेक्रेटरी था अब वो बेचारा क्या ही बोलता, उसे तो बात माननी ही होगी, तो वो बता देता है कि वो इस होटल में है, बट प्लीज़ मैम मेरा नाम मत लीजिएगा। यह सुनने के बाद वो कहती है ठीक है समझ गई। एंड मैडम यू को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो चुका था कि जियांग फेंगमैन कहाँ मिलेगा, बट फिर भी वो एक बार शायद झूठी ही सही बट तसल्ली करना चाहती थी। वो कहती है वेइंग आज देखना तो गलत साबित हो जाओगे। हाँ वो मीटिंग अटेंड करने के लिए गए हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। हाँ पक्का। इसके बाद मैडम यू अपना सामान लेती है, पैक वगैरह करती है, एंड इसके बाद वो यहाँ से निकल पड़ती है अपना काम करने के लिए। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वीइंग अपने दोस्तों को देखता है, उसके दोस्त खड़े हुए थे होटल के बाहर। वीइंग उन्हें देखता है और उसके बाद कहता है नाउ तुम मुसीबत मेरा बात सुनो ध्यान से, अगर तुम लोगों ने मेरा ये काम ख़राब किया ना तो देख लेना मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। यह सुनने के बाद वो कहते हैं अरे यार वीइंग हम लॉस नहीं करेंगे, पक्का तेरी मदद करेंगे, बता किसे पकड़ना है। वीइंग कहता है ये औरत है, एंड उसे ये डाउट है कि आज उसकी वाइफ यहाँ पे उस हस्बैंड की वाइफ यहाँ पे उसको चीट करने के लिए आई है, पता नहीं किसके साथ, बट हमें उसे पकड़ना है, उसे शक है एंड हमें उसके शक को यकीन में बदलना है। वो कहता है ओके क्या हुआ अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो। वेइंग कहता है तुझे पता है 99 केस के अंदर ऐसा ही होता है कि जिन हस्बैंड या वाइफ को शक होता है वो हमेशा सच निकलता है। ये हुसैन कहता है ये लोग चीट क्यों करते हैं। वेइंग कहता है हुसैन प्लीज़ अब अपना रोना यहाँ पे शुरू मत करना। हुसैन कहता है ठीक है नहीं करूँगा, एंड इसके बाद वो आइज रोल करता है। वेइंग कहता है ओके तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हमें ये पता करना कि वो लोग कहाँ पर ठहरे हुए हैं। हुसैन कहता है
मैं ये नहीं कर सकता। वेइंग कहता मुझे पता था। ठीक है, तेरा काम बाद में बताऊंगा मैं। बट शुयांग कहता है यस बॉस। वेइंग कहता है अपना काम करना शुरू कर। हुईसैंग कहता है ओके नाम वगैरह। वेइंग कहता है ये रहा, ये उसका नाम एंड ये उसकी फ़ोटो। वो कहता है ओके बट वेइंग तुझे तो पता है ना, ऐसी चीज़ें जो करने के लिए आते हैं वो अपना ओरिजिनल नाम यूज़ नहीं करते हैं। वेइंग कहता है हे भगवान, मुझे नहीं पता, पता करके दे मुझे। वो कहता है हाँ ओके ठीक है। बट वेइंग कहता है ये होटल ऐसा है जहाँ पे आईडी वेरिफिकेशन लगता है। तो वो इंसान अपना झूठा नाम तो लिखवाएगा नहीं। ये सुनने के बाद वेइंग की शुयांग कहता अच्छा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, तो संभाल लेगा ना रिसेप्शन पे। वेइंग कहता ऑफ कोर्स, मेरा जाम तुझे पता है ना। वो कहता है हाँ मुझे पता है। इसके बाद वेइंग वहाँ से निकल पड़ता है। वो लोग अंदर आते हैं, शुयांग अपना काम करने में लग जाता है और वेइंग जाता है रिसेप्शन पे एंड वहाँ एक लड़की थी। वेइंग उसके पास जाता है, उसके बाद कहता है हेलो ब्यूटी, क्या तुम मुझे बता सकती हो मेरे लिए इस होटल में रूम लेना सही होगा क्या? एक्चुअली मुझे डर है कहीं मेरे जैसे हैंडसम इंसान की वाइफ उसे पकड़ ना ले चीट करते हुए। लड़की कहती क्या सर? वेइंग कहता ओह कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मुझे तो आपके इस होटल की फैसिलिटीज़ के बारे में जानना है, क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकती है कौन सा रूम बेटर होगा? ठीक है। वो लड़की कहती है सर मैं वो। वेइंग कहता प्लीज़ बताओ ना। एंड उसे देखते हुए कहता तुम तो काफ़ी खूबसूरत हो। वो लड़की बस शर्मा जाती है क्योंकि वेइंग देख ही ऐसे रहा था फ्लडिंग आइज से, जिससे कोई भी इंसान फ्लैट हो जाए। एंड वेइंग अभी भी कर रहा था उस लड़की के साथ, फुल ऑन फ्लडिंग मोड ऑन कर रखा था उसने तो, एंड फुल ऑन फ्लर्ट कर रहा था। वेइंग भी बस देख रहा था। कुछ टाइम के बाद वो लड़की वेइंग को एक्सप्लेन करने लगती है वहाँ पर जो मैगज़ीन रखी हुई थी उसके अंदर भाई उनके होटल में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे रूम्स हैं, हनीमून स्वीट वगैरह। वो कहता काश मेरी भी एक ब्यूटीफुल सी वाइफ होती जिसके साथ मैं यहाँ पर आता हनीमून स्वीट में। एंड पीछे से वो इशारा करता है कि शुयांग घर जो करना है। शुयांग तुरंत ही जाता है एंड जो उसे करना था वो वेइंग को इशारा करता है। वेइंग कहता है ओके नाइस, मैं जल्दी आऊँगा आपको बताने के लिए कि मुझे कौन सा रूम चाहिए। वो कहती पर सर। वेइंग कहता ओ ये लो तुम्हारी टिप। एंड इसके बाद वेइंग वहाँ से चला जाता है। वेइंग कहता हुआ? वो कहता हो गया, ये देख। वेइंग कहता ओके ठीक है अब चल कपड़े चेंज करने के लिए। इसके बाद शुयांग कहता अब मैं क्या करूँ? वेइंग कहता तेरा काम होगा तो ध्यान रखेगा कि कोई आए ना, ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो हुआ ना वो मैं नहीं चाहता था मेरे साथ हो। ये सुनने के बाद वो कहता ओके ठीक है। इसके बाद जो हमारा वेइंग था वो तुरंत ही जाता है कपड़े चेंज करके आता है एंड इसके बाद वेइंग तुरंत ही ट्रॉली लेके आता है, उसमें कुछ वाइन वगैरह रखी हुई थी। डोर नॉक करता है, एक लड़की आती है, डोर ओपन करती है। वेइंग उसे देखता है तो ऑफ कोर्स ये वही लड़की थी जिसकी फ़ोटो वेइंग को मिली थी। वेइंग उसे देखने के बाद कहता है मैम रूम सर्विस, आपने कुछ ऑर्डर किया था? वो कहती है मैंने नहीं, हाँ हो सकता है मेरे बॉयफ्रेंड ने किया हो, ओके यहाँ पे रख दो। वेइंग कहता है ओके जी मैम। इसके बाद वेइंग आगे आता है एंड वो अपने कॉलर को सही करता है क्योंकि उसके कॉलर पे एक कैमरा लगा हुआ था जिससे वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सके। जो वेइंग था वो आता है एंड उसके बाद सारी चीज़ें वहाँ पर धीरे धीरे रखने लगता है। वो लड़की तुरंत ही जाती है और उसके बाद वॉशरूम के पास जाके डोर पे नॉक करती है और कहते हैं स्वीट हार्ट प्लीज़ एक काम करो ना, बताओ मुझे कौन सी ड्रेस पहनूँ। तभी डोर ओपन होता है एंड कोई उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच लेता है। वेइंग कहता है ओ भगवान कितना शेमलेस इंसान है, कोई बात नहीं चलो। वेइंग रखने लगता है एंड रूम देखता है। वेइंग कहता है चल चल मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है। तुरंत ही वेइंग डोर जो है ना वो ओपन करता है। नहीं हुसैंग और शुयांग वहाँ पर थे। वेइंग कहता तुम क्या कर रहे हो, मैंने एक को बुलाया था। तभी शुयांग कहता वेइंग मुझे भी। वेइंग कहता है हे भगवान तुम लोग भी ना मरवाओगे मुझे। वेइंग जल्दी से उन्हें अंदर करता और कहता चुप जाओ। वो कहते कहाँ? वेइंग कहता बाथरूम। वो नहीं बाथरूम में नहीं, हाँ, एक काम करो कबर्ड। वो कहते ओके ठीक है एंड उनमें से एक कबर्ड के पीछे एंड एक पर्दे के पीछे चला जाता है। जो वेइंग था वो कहता है ये भगवान ये मराएंगे मुझे, पर कोई बात नहीं, वैसे भी उसका हस्बैंड सब देख रहा है। वेइंग तुरंत ही आता है और उसके बाद एक चैन की सांस लेता है। वेइंग कैमरा इंस्टॉल करता है अच्छे से ताकि वो लाइव फुटेज दिखा सके उसकी मतलब हस्बैंड को। एंड उसके बाद वेइंग वहाँ पे खड़ा रहता है एंड जैसे वेइंग को लगता है कि डोर ओपन हुआ है, वेइंग कहता है मैम और कुछ। एंड वो टर्न करके देखता है एंड देख के फ्रीज। वेइंग के हाथों में वाइन थी जो कि नीचे गिर चुकी थी एंड वेइंग सामने की ओर देखता है तो वो लड़की एक तरह से लड़की तो नहीं बोलेंगे, वुमेन थी, वो किस कर रही थी उस ओल्ड मैन को। एंड वो कोई और नहीं जियांग फेंगमियान था जो उस लड़की को कैसे किस कर रहा था। एंड उस लड़की की जो ड्रेस थी वो उसके शोल्डर से नीचे गिरी हुई थी। वेइंग ये देखने के बाद आंखें बंद करता है और वेइंग को इतना गुस्सा आता है उसका मन कर रहा था जियांग फेंगमियान का सच में मुंह तोड़ दे, क्योंकि ये घटिया इंसान मानेगा भी नहीं, क्योंकि ये लड़की उससे कम से कम पूरी की पूरी 10 साल छोटी थी एंड ये इसके साथ
वांग जी आई मीन जो वियिंग था उसे बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। एंड जैसे ही जो जियांग फिंगमैन था उसकी नज़र पड़ती है, वो शॉकिंगली देखता है और उसके बाद कहता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। वियिंग जल्दी से अपने फेस को करता है और उसके बाद कहता है वाह क्या बात है अंकल, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है ना। जियांग फिंगमैन कहता क्या कर रहे हो। वियिंग कहता है मैंने आंटी को कितनी बार कहा था आप सुधरने वाले नहीं हो। आपको पता है आंटी आज भी आप पर यकीन करती है कि आप उन्हें चीट नहीं कर रहे। वो एक बार की बात थी, बट उन्हें कैसे पता, उन्हें कैसे बताऊं कि आप तो उन्हें न जाने कितनी बार चीट करते हैं डे में। जियांग फिंगमैन कहता है अभी के अभी निकलो यहाँ से। वियिंग कहता है आपको शर्म नहीं आती क्या उन्हें चीट करते हुए। हाँ आपके 3 बच्चे कम से कम। वो कहते हैं चुप करो निकलो यहाँ से। एंड अगर यू को तुमने कुछ भी बताया ना पहले से ही मेरा तमाशा बन जाता है। वियिंग कहता आपकी तो ये पूरी की पूरी फिल्म दिखानी चाहिए। हाँ कितनी घटिया हो आप, पता नहीं आप बिजनेस कैसे कर लेते हो इतने गंदे माइंड के साथ। तभी वहाँ पे वो लड़की खड़ी हुई थी, वो कहती है हनी ये कौन है। वियिंग उसे देखने के बाद बस अपनी आंखें बंद करता है और उसके बाद कहता है एक तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या अपने हस्बैंड को चीट करते हुए। हाँ जरा से कुछ पैसों के लिए या हो सकता है कोई डील। तुम्हें सच में शर्म नहीं आती है ना। वो कहती है हे तुम्हें क्या लेना देना, ये हमारा पर्सनल मैटर है और तुम निकलो यहाँ से वेटर। वियिंग बस बहुत गुस्सा था उसे। वियिंग तुरंत ही अपने कोर्ट में लगे हुए फ़ोन को देखता है, कैमरे को, और उसके बाद कहता है ये तुम्हारी वाइफ है एंड ये इस घटिया ओल्ड इंसान के साथ तुम्हें चीट कर रही है। तुम अपनी वाइफ को संभाल सकते हो ओके। एंड इसके बाद वो कहते तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। वियिंग कहता है मैं ऐसे ही करता हूँ, जो लोग तुम जैसे घटिया होते हैं एंड अपने दूसरे को चीट करते हैं, पता नहीं कैसे होते हो तुम लोग, कैसे चीट कर लेते हो एक दूसरे को। एंड इसके बाद अब जियांग फिंगमैन आता और वियिंग के फेस पे स्लैप करता और उसके बाद कहता अपना मुंह बंद रखो एंड दोबारा ऐसा घटिया काम मत करना, मेरा पीछे मत करना। एंड ये बोलकर वो वियिंग को घूर के देखता है। कुछ टाइम के अंदर वियिंग के फ्रेंड्स बाहर आते हैं और कहते हैं वियिंग उन दोनों को देखता है एंड वियिंग तुरंत ही बाहर निकल जाता है। वो लोग वियिंग के पीछे पीछे जाते हैं। जियांग फिंगमैन तो बहुत ही गुस्से में था। एंड कुछ टाइम के बाद जो वियिंग था वो हॉलवे से गुजर रहा था, बट तभी वियिंग की नज़र पड़ती है मैडम यू पर, जो कि अभी वहीं आ रही थी। वियिंग ज़्यादा दूर नहीं था उस रूम से। एंड पीछे से वियिंग के फ्रेंड्स आते हैं भागते हुए। वो कहते हैं वी रुक जा। एंड तभी वो सामने देखते हैं मैडम यू खड़ी हुई थी एंड वियिंग को देख रही थी शॉकिंगली। मैडम यू वियिंग के पास आते हैं और कहती है आर्शियन क्या हुआ। वियिंग कहता है कुछ नहीं हुआ एंड वो निकल जाता है। तभी वो न्यूसेंग को रोकती हैं और कहते हैं बेटा क्या हुआ। वियिंग गुस्से में। तभी वो कहता है अब आंटी कुछ नहीं, आपको घर जाना चाहिए। ये बोलकर वो लोग निकल जाते हैं। तभी वो देखती हैं जिस रूम से अभी वियिंग निकल कर आया था एंड जो उसके दोस्त आए थे वो उस रूम के पास जाती है एंड वो देखती हैं डोर एंड नंबर देखती हैं। इसके बाद वो अंदर आती है क्योंकि डोर अभी वैसे क्लोज़ नहीं हुआ था। जैसे वो आती है वो देखती हैं सच में उसका हस्बैंड आज भी उसे चीट कर रहा था एंड वो भी वुमेन के साथ। एंड वो वहीं पर बैठी हुई थी। वियिंग उसे देखता है एंड आई मीन मैडम यू देखने के बाद बस वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं वियिंग को। वियिंग अपनी बाइक पे बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके दोस्त कहते हैं बट वियिंग चला जाता है। शुयांग कहता है उसे जाने दे, तो जानता है ना उसे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नफ़रत वाली लगती है। उसका अंकल उसे न जाने कितनी बार ऐसे ही एम्बैरेसिंग फील करवाता है। इसके बाद शुयांग कहता है सही कहा। एंड हम देखते हैं यहाँ से लगभग शाम हो जाती है पूरी तरह से, आई मीन नाइट हो जाती है। शाम तो हो गई थी, रात के अभी 11 बजे हुए थे एंड वियिंग बैठा हुआ था एक क्लब में एंड थोड़ी बहुत वाइन पी रहा था। बट कुछ टाइम के बाद वियिंग को एक कॉल आता है। वियिंग कैसे तैसे फ़ोन को पिक करता है, जो कि जियांग यानली का था। वियिंग कहता है हेलो। दूसरी ओर से यानली रोते हुए कहती है वियिंग हॉस्पिटल आओ। वो मम्मा। वियिंग कहते क्या हुआ। वो कहता है आओ तो सही वियिंग प्लीज़। वियिंग कहता है मैं आ रहा हूँ। एंड इसके बाद वियिंग निकल पड़ता है हॉस्पिटल। वियिंग हॉस्पिटल आता है एंड उसे पता चलता है मैडम यू ने अपने आप को मारने की कोशिश की। ये जानने के बाद वियिंग को बहुत गुस्सा आता है। वियिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वियिंग जान गया था मैडम यू को पता चल गया होगा। वियिंग बस देखता है मैडम यू को एंड वियिंग वहीं पे रहता है, यानली को संभालता है एंड उसे कैसे तैसे करके घर पर भेज देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यानली वापस आती है एंड शाम हो चुकी थी। वियिंग कहीं नहीं गया था, मैडम यू होश आ चुका था उसे, बट वो किसी से कोई बात नहीं कर रही थी, बस चुप थी।
वेइजिंग उनके पास आता है और उसके बाद कहता है कैसे हैं आप। वो कहती है मुझे मुझे मरना है। वेइजिंग कहता है चुप करिए, आप क्या मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं यानली को? उसके बारे में तो सोचिए। वो देखती हैं और उसके बाद अपना फेस साइड कर लेती हैं। वेइजिंग कहता है मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। वेइजिंग बाहर आता है एंड शाम हो चुकी थी। वेइजिंग के पास कॉल आता है। वेइजिंग फ़ोन पिक करता है। उसके बाद कहता है क्या हुआ? वो कहते कुछ नहीं। वेइजिंग को पता चलता है कि उसका अंकल तो आज किसी पार्टी में जाने वाला है। वेइजिंग कहता है ओह ऐसा है क्या? तो आज देखना उनकी कैसी इज्जत नीलाम करता हूँ मैं, देखना। वेइजिंग स्माइल करता है। अब हम शाम का टाइम देखते हैं। पूरी तरह से सब लोग एक बहुत बड़े से होटल में इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि आज यहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी थी। बहुत अमीर लोग यहाँ पर आने वाले थे। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी आ चुका था। उसे इंटरेस्ट नहीं था बट उसे आना पड़ रहा था। वांग जी आने के बाद बस चुपचाप अपनी जगह आकर बैठ जाता है। एंड तब वांग जी के पास वो लड़की आती है शाओरेन। एंड उसके बाद आने के बाद कहती वांग जी आई एम सॉरी, जो पिछली बार मैंने किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो ना। पर तुम जानते हो मैं क्या करती। वांग जी उसके हाथों को दूर करता है एंड बस गुस्से में उसे देखता है और उसके बाद कहता है चले जाओ यहाँ से। वो लड़की कहती है व्हाट, बट मैं कैसे चले जाऊँ वांग जी? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ। वांग जी आइज रोल करता है और उसके बाद कहता है मैं तुम्हें फियोंसे नहीं मानने वाला। वो कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते वांग जी, क्योंकि हमारी इंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है एंड तुम तो जानते हो ना ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी कहता अच्छा। वो कहते बिल्कुल, और तुम्हें कौन ही मिलेगा, तुम जानते हो ना तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुमने सबको बताया कि तुम बिल्कुल भी काम नहीं करते हो, मेरा मतलब तुम्हारा वो लिटिल लोन किसी काम का नहीं है। वांग जी उसे देखता और उसके बहुत कहता अपना मुंह बंद रखो। वो कहती है और मैं क्या करूं, तुम्हें तो पता है ना वांग जी, यहाँ पे सब लोगों को पता है कि आज तक तुमने किसी भी लड़की को डेट नहीं किया, तुम्हारे साथ कोई र्यूमर्स भी नहीं आए, तो सबको यही लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, यानी कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है मेंस वाली, जो कि तुम कर नहीं सकते हो किसी भी लड़की को सेटिस्फाई। तो अगर तुमने ऐसा किया, मेरे साथ इंगेजमेंट तोड़ी, तो लोगों को पक्का ये कंफर्म हो जाएगा कि तुम नहीं कर सकते हो वो। वांग जी से घूर घूर के देखता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी कैसे तैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल करता है एंड उसके बाद वो उठकर वहाँ से गार्डन साइड एरिया जो था ना वहाँ पे चला जाता है, क्योंकि अभी उसे इस लड़की से कोई बात नहीं करनी थी, क्योंकि ये जब भी बोलेगी बकवास ही करेगी। एंड वेइजिंग वहाँ पर पहुँच चुका था अपनी बाइक को लेकर के। वो अंदर आता है। उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत ही कमाल के थे, यानी कि फटे पुराने से। एंड वेइजिंग बोल सकते अपने बालों को पूरी तरह से एकदम जैसे कि मानो वेइजिंग कोई ऐसा पर्सन था बिल्कुल लो क्लास फैमिली से, ऐसा तो लो क्लास का भी नहीं होगा। वेइजिंग फुल ऑन अपने इसी स्टाइल में वहाँ पर एंटर करने वाला था, बट गार्ड्स कहते हैं सर अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए। वेइजिंग कहता है व्हाट इनविटेशन कार्ड? मैं देखो यहाँ पे बिन बुलाए मेहमान हूँ, तो मुझे जाने दो। वो कहता है सर नहीं, एंड आपने तो ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रखा है। वेइजिंग कहता है व्हाट ड्रेस कोड? वो कहते जी हाँ यहाँ ड्रेस कोड भी है, आप तो किसी भी हाल में यहाँ फिट नहीं बैठते हो, आप जाइए यहाँ से। वेइजिंग कहता बट वेइजिंग को वहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जाता। वेइजिंग एक स्माइल करता है, उसके बाद कहता है ओके सर ठीक है मत जाने दो। एंड इसके तुरंत ही बाद वेइजिंग निकल पड़ता है। वेइजिंग देखता है वॉल, ओके कर सकता हूँ मैं। तो वेइजिंग वॉल को कूदता है एंड वो कूद के सीधा नीचे आता है। एंड वेइजिंग कहता है हाँ ये चीज़ मुझे रोक सकती है? बिल्कुल नहीं। एंड वेइजिंग जैसे ही आगे बढ़ने वाला था तभी अचानक से वेइजिंग का पैर लड़खड़ाता है, क्योंकि वहाँ पानी पौधों को दिया गया था, पौधे लगाए गए थे, जिस वजह से वेइजिंग लड़खड़ाता और उससे पहले कि वो गिर पाता कोई वेइजिंग की कमर को पकड़ता और कहता तुम ठीक हो? एंड जैसे वेइजिंग की आवाज़ सुनता है वेइजिंग ऊपर देखता है एंड जैसे वो देखता है देख के शॉक। वेइजिंग उसे देखता है और उसके बाद कहता है तो तुम? वेइजिंग को याद आता है ये तो वही इंसान है वेइजिंग के साथ होटल वाला। वेइजिंग कहता है हाँ हे भगवान। एंड वेइजिंग जैसे ही हड़बड़ी में वहाँ से भागने के लिए मूव करता है, अचानक से वेइजिंग का पैर स्लिप एंड वेइजिंग धड़ाम से उसके ऊपर। एंड वांग जी और वेइजिंग की लिप्स एक दूसरे से फुल ऑन अटैच हो चुके थे एंड वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एंड दोनों का किस। वेइजिंग तो शॉकिंगली देखता है एंड उसके बाद वेइजिंग जल्दी से उठ जाता है और उसके बाद कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, आई एम सॉरी। एंड वेइजिंग जल्दी से उठकर भाग जाता है वहाँ से। वांग जी बस देखता रह जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था
कि वियिंग को ऐसा फील हुआ। वियिंग वहाँ से भाग गया था एंड वांग जी बस याद कर रहा था वियिंग का वो किस। एंड वो देखता है, ओह माय गॉड, वांग जी एक्टिव था। क्योंकि वांग जी आज तक न किसी गर्ल के टच करने पर न किसी बॉय के टच करने पर एक्टिव हुआ था, बट वियिंग ऐसा इंसान था फर्स्ट जिसने एक्टिव फील करवाया था। वांग जी हार्ड हो गया था एंड ये फील करने के बाद वांग जी कल्प करता है एंड उसके बाद वो बाथरूम में जाता है वहाँ के एंड अपने आप को काम डाउन करवाता है। उसके बाद वेयिंग को देखते हैं, वेयिंग पार्टी के अंदर आता है, पार्टी देखता है, अच्छे माहौल में चल रही थी, शांति थी। वेयिंग देखने के बाद कहता है, नाउ इट्स टाइम टू, मेरे अंकल को सबके सामने जलील करने का टाइम आ गया है। वेयिंग जाता है तुरंत ही एंड जो म्यूज़िक धीरे धीरे बज रहा था उसे देखने के बाद वेयिंग एक स्माइल करता है और उसके बाद उस म्यूज़िक को चेंज करना था उसे। तो वेयिंग जो था ना वो तुरंत ही आता है एंड देखता है वहाँ पे कैसा बोरिंग म्यूज़िक बज रहा था एंड जो वहाँ पे पर्सन था वो भी बिल्कुल बोरिंग सा म्यूज़िक बजा रहा था। वेयिंग वहाँ पर आता है एंड उसके बाद देखता है उस जो म्यूज़िक बज रहा था उसका ध्यान नहीं था वहाँ पे। वेयिंग तुरंत जाता है एंड वहाँ पे सेट करता है और तुरंत ही निकल पड़ता है। वेयिंग अपने हाथ में माइक लेकर आता है एंड उसके बाद वेयिंग मिडल में आता है और उसके बाद कहता है, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अब मुझे जानते ही होगे ना, मैं हूँ वीवू जियान और जियांग फेंगमैन का अडॉप्टेड बेटा। नहीं, अडॉप्टेड बोलूँगा नहीं, बस उन्होंने मेरी केयर की है एंड आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ। जियांग फेंगमियान घूर घूर के देखता है। वेयिंग कहता है, ये कितना बकवास म्यूज़िक था ना, चलो मैं आपको रॉक म्यूज़िक दिखाता हूँ। एंड उसके बाद वेयिंग कहता है, प्लीज़ डीजे कैन यू चेंज द वॉइस। वो कहता है ऑफ कोर्स सर। एंड जैसे वेयिंग ऐसा कहता है, म्यूज़िक जैसे वो इंसान सॉफ्ट वाला चेंज करने वाला था, अचानक से वहाँ पे जो म्यूज़िक चलता है एकदम रॉक वाला, उससे सुनने के बाद तो सब लोगों कान बंद कर लेते हैं और जो वेयिंग था वो डांस करने लगता है पागलों की तरह। वेयिंग अपना डांस दिखा रहा था एंड जो गाना था वो एकदम मतलब बहुत लाउड था एंड सभी लोग बस अपने आप को शांत फील करवा रहे थे एंड वो कह रहे थे बंद करो एंड इतना लाउड था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था। एंड दूसरी तरफ वेयिंग डांस कर रहा था। जियांग फेंगमियान गुस्से में थे एंड वेयिंग को देख रहे थे। वो तुरंत ही आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वेयिंग को पकड़ते हैं और कहते हैं, ये क्या बदतमीज़ी है। वेयिंग देखता है और उसके बाद कहता है, बदतमीज़ी अंकल, मैं तो यहाँ पे बस इन्हें डांस दिखा रहा था अंकल, आप भी ना। वो कहता है, चुप करो, मेरी और कितनी बेइज्जती कराओगी यहाँ पर, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। हाँ, ये कितनी हाई क्लास पार्टी थी। वेयिंग कहता है, अंकल मुझे तो पता ही नहीं था ये हाई क्लास है, पर तभी म्यूज़िक भी बंद हो जाता है। इसके बाद सभी कहने लगते हैं, जियांग फेंगमियान ये क्या है। हाँ, इतनी अच्छी पार्टी में इतना घटिया ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हो तुम। हमने सोचा था कि तुम एक अच्छी खानदान से बिलोंग करते हो, हमने इसीलिए तुम्हें बुलाया था, बट हमें पता ही नहीं था कि तुम तो इतनी बुरी तरह से ये सारी चीज़ें कर रही हो। एक लड़का तुम्हारे साथ है, हाँ। एंड वेयिंग कहता है, हाँ बिल्कुल मैं इनके साथ हूँ, देखिए मैं लग नहीं रहा हूँ क्या। एंड वेयिंग जानबूझकर अपने स्टाइल वगैरह वहाँ पोजेस मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग फेंगमैन कहता है, चुप करो। एंड वो कहता है, सर मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाता हूँ। एंड जियांग फेंगमैन उन्हें लेके चला जाता है। वेयिंग कहता है, व्हाट, मेरा डांस पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो खाना खाता हूँ। वेयिंग इसके बाद जाता है डाइनिंग टेबल पर, खाना देखता पड़ा हुआ था एकदम टेस्टी टेस्टी। वेयिंग कहता है, खाना मेरी कमज़ोरी है। एंड वेयिंग खाना खाने लगता है बहुत ही गंदे तरीके से। एंड वहीं वांग जी दूर से वेयिंग को देख रहा था एंड वो लड़की फिर से वांग जी के पास आती है और उसके बाद कहती है, स्वीट हार्ट मैं वो। तभी वांग जी कहता है, शट अप। एंड वो कहती, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वांग जी कहते, मैंने कहा शट अप, आइंदा से मेरे पास मत आना। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, आई एम नॉट मैरिड टू यू। ये सुनने के बाद वो कहती, व्हाट, तुम मेरे साथ शादी नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है वांग जी तुम ऐसा कर पाओगे। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स। एंड इसके बाद वांग जी जाता है, माइक लेता है और उसके बाद कहता है, एवरीवन आप सभी मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मैं बहुत ही जल्द वेडिंग करने वाला हूँ एंड जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वो लड़की नहीं है, वो इसी जगह मौजूद है। वांग जी आगे बढ़ने लगता है। वेयिंग का तो कोई ध्यान ही नहीं था एंड वो अपना खाना खा रहा था। जो वेयिंग था वो तो मस्त चेप रहा था एंड वांग जी उसकी तरफ आगे बढ़ता है एंड कुछ ही टाइम के अंदर जो वेयिंग था वांग जी उसे देखता है। उसके बाद पास पहुंचने के बाद कहता है, मैं शादी कर रहा हूँ इससे। एंड वो वेयिंग की ओर पॉइंट करता है।
वीजिंग जो खा रहा था वो कहता है अरे यार कौन बोल रहा है मेरे पास आकर। एंड जैसे वो देखता वो कहता तो तुम। वांग जी उसके पास आता और उसके बाद कहता डार्लिंग क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तुमने कहा था ना हम शादी कर लेते हैं, तो मैंने कह दिया। अब तो खुश हो ना माय स्वीट हार्ट। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है ये क्या बकवास कर रही हो तुम, ये क्या बोल रही हो। वांग जी वीजिंग के कान के पास आता है और उसके बाद कहता है चुपचाप करके मेरी बात मानो। ओके, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगा कि उस दिन तुम मेरे रूम में कैसे घुस आए थे। अगर तुम चाहते हो कि वैसा ना हो तो चुपचाप ओके मेरी बात मानो। और तुम्हारा नाम क्या है। वीजिंग कहता तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। वांग जी कहता ऑफ कोर्स आई एम ब्लैकमेलिंग यू, तो बताओ मुझे। वीजिंग कहता मेरा नाम वीजिंग है। वांग जी कहता थैंक यू मेरा साथ दो। उसके बाद वांग जी वीजिंग को उठाता है एंड जब वीजिंग की कमर पे हाथ रखता है अपने पास खींचता है और उसके बाद कहता है नाउ स्वीट हार्ट अब हम दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे, खुश होना मेरी जान। वीजिंग देखता है एंड वीजिंग की नज़र तो वांग जी के हाथों पर थी। वीजिंग कहता है एक नंबर का ठरकी इंसान मुझे कैसे टच कर रहा है। हाँ और मुझे हाँ और वैसे भी इस इंसान का तो वो लिटिल लर्न कोई काम का ही नहीं है और फिर भी देखो क्या बकवास कर रहा है। मुझे पक्का पक्का पता था कि ये इंसान इसका किसी काम का नहीं है, इसीलिए उस दिन वो लड़की। हाँ यकीन आया मुझे। वीजिंग बस देखता है एंड जियोंग फिंगम्यान की इज्जत तो वीजिंग ने नीलाम कर ही दी थी, तो वो गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं वीजिंग को सज़ा देने के लिए। एंड वहीं वांग जी वीजिंग के साथ आता है अपनी फैमिली के पास और उसके बाद कहता है अंकल नाउ मैं इससे शादी करने वाला हूँ, ये है वीजिंग, आपने कहा था ना शादी कर लूँ, तो नाउ मैं शादी कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद लैन ग्रैंड कहता वांग जी तुम एक लड़के से। वांग जी कहता हाँ मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड मुझे मेरे बॉयफ्रेंड में इंटरेस्ट है एंड वो है वीइंग। लैन ग्रैंड घूर के देखकर उसके बाद वांग जी जानता था कि उसके अंकल उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी लड़की के साथ, इसलिए वांग जी ने ये किया। बट लैन ग्रैंड कहता वाह मैं तो बहुत खुश हूँ, क्या बात है जल्दी शादी कर लो, एक काम करते 2-3 दिन के अंदर तुम्हारी शादी करवा देती है। वीइंग की तो सांस अटक जाती है। वीइंग कहता क्या। वांग जी कमर पे पिंच करता है वीइंग के और उसके बाद वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं अंकल मैं करने के लिए तैयार हूँ। एंड इसके बाद वो वीइंग को कहता है स्वीट हार्ट तुम्हारा सर दर्द कर रहा है ना, चलो हम घर चलते हैं, बाय बाय अंकल, मुझे पार्टी अब और इन्जॉय नहीं करनी। एंड ये बोलकर तुरंत ही वीइंग को वहाँ से लेके चला जाता है। एंड जैसे ही वो लोग थोड़ा सा पास आते हैं वीइंग दूर करता है और उसके बाद कहता है क्या कर रहे थे तुम। हाँ और तुमने क्या बकवास की, 3 दिन में शादी, लगता है तुम्हारा दिमाग घास चलने चला गया है। हाँ क्या क्या नाम था। हाँ शायद तुम्हारा नाम मिस्टर लैन, हाँ जो भी था। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद कहता है देखो मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें वो करना होगा। वीइंग कहता मैं नहीं करने वाला। वांग जी कहता है तुम्हें मैं पैसे दूंगा, बस तुम्हें प्रिटेंड करता है मेरे बॉयफ्रेंड होने का एंड बस एक तरह से समझ लो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और इसके लिए मैं तुम्हें पे करूँगा जितना तुम चाहो। वीइंग कहता क्या। वो कहता बिल्कुल। वीइंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों में बिकने वाला इंसान हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है ओके ठीक है तो फिर मैं बता देता हूँ कि तुम क्या काम करते हो। वीइंग कहता क्या मैं कोई काम नहीं करता, और वैसे भी अब मैं तो तभी वांग जी कहता है मैं तो क्या उस दिन क्या कर रहे थे तुम। हाँ वहाँ पे वीइंग कहता है वो मेरा काम है। वांग जी कहता है तुम्हारा काम, समझ गया। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं सबको बताऊं, और उस दिन तुमने उस लड़की का क्या हाल किया था। वो लड़की एंड तभी वो लड़की वीजिंग को पहचान जाती है, वो तुरंत आती है और कहते तुम वही थे ना, क्योंकि वो लड़की यहाँ से जा रही थी अपनी कार में। वो वीजिंग के पास आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एंड जैसे वीजिंग ये सुनता है वीजिंग कहता है देखो मेरी गलती। तभी वो कहती है तुमने मेरा बॉयफ्रेंड चुना है, अब देखना तुम्हें मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। वो वीइंग को मारने ही वाली थी कि तभी वीइंग उसका हाथ पकड़ता है एंड उसके फेस पे एक जोरदार चमाटा चढ़ देता है और उसके बाद कहता है हे दूर रहना। एंड हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हाँ मुझे हाथ लगाने की, एंड उसी के साथ साथ तुम मेरे बॉयफ्रेंड को टच कर रही हो। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, है ना स्वीट हार्ट। एंड वो वांग जी को देखता है, वांग जी के क्लोज आता है एंड वांग जी की कमर में हाथ डाल के वांग जी को अपनी तरफ खींचता है एंड उसके बाद कहता है इसने बता दिया ना ये तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर दोबारा से नज़र मत आ जाना मुझे, समझ आया ना। एंड इसके बाद वांग जी कहता है चलो, एंड वो वांग जी को लेके चला जाता है, कार में बैठ जाता है। अंदर आने के बाद कहता है ये भगवान क्या करता मैं, वो लड़की मुझे मारने की कोशिश कैसे कर रही थी। वांग जी बस उसे देख रहा था। वीइंग कहता घूर क्या रहे हो मुझे। वांग जी कहता कुछ नहीं, बस मैं देख रहा था तुम्हें। वीइंग कहता क्यों, मेरे जैसा सेक्सी बॉय देखा नहीं है, मुझे पता है वैसे तुम्हें प्रॉब्लम है लड़कियों से, तुम उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते होंगे है ना। ओह ये बहुत रेयर प्रॉब्लम होती है, बट क्या करें। क्या तुम्हारा बिल्कुल भी काम का नहीं है।
वांग जी कहता है क्या बकवास कर रहे हो। वे यिंग कहता है वही तुम्हारा छोटू सा, मुझे लगता है बेचारा तुम्हारा वो होता ही नहीं होगा ना वेकअप। वांग जी कहता है तुम्हें सच में लगता है। वे यिंग कहता हाँ, वैसे इतनी हट्टे कट्टे पर्सनैलिटी होने का क्या फ़ायदा जब तुम किसी को वो ही नहीं कर सकते। वांग जी घूर के देखता और उसके बाद कहता अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है मैं नहीं कर सकता। वे यिंग कहता ऑफ कोर्स मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी वो प्रॉब्लम किसी को नहीं बताऊंगा, है ना। वांग जी देखता उसे और उसके बाद कहता है चलो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ ओनली 6 महीनों का, उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम जो चाहे वो करना पैसों से। वीइंग कुछ सोचता है और उसके बाद कहता है मैं बिकने वाला नहीं हूँ। वांग जी कहता है सोच लो। वीइंग कहता है हाँ सोच लिया। वांग जी कहता है बट तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे अंकल का खानदान बिगाड़ दूँ। वीइंग आइज रोल करता है एंड उसके बाद वीइंग कुछ सोचता है और उसके बाद वीइंग कहता है मैं तैयार हूँ, बट सिर्फ 6 महीनों के लिए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैं आप जो कहेंगे वो करूँगा, बट बदले में आपको कुछ करना होगा। वांग जी कहता है क्या करना है। वीइंग कहता है मेरे अंकल जियांग फेंग म्यान। वांग जी कहता है क्या करना है उनका। वीइंग कहता है बाद में बताऊँगा शादी के बाद कि क्या करना है। वांग जी कहता है ओके देन डील रही। वीइंग कहता है ऑफ कोर्स ये हमारी डील होगी। एंड इसके बाद वांग जी बस वीइंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। वांग जी वीइंग को सीधा छोड़ देता है जहाँ पर वीइंग ने कहा था। वीइंग इसके बाद तुरंत ही आता है एंड सीधा हॉस्पिटल के अंदर आता है। वो देखता है उसकी आंटी कैसे लेटी हुई थी। उन्हें देखने के बाद वीइंग एक चैन की सांस लेता है और उसके बाद कहता है कैसी हैं आंटी आप। वो कहती है वीइंग मैं ठीक हूँ बेटा। वीइंग कहता है ठीक है, एंड अगर आपने दोबारा मरने की कोशिश की ना तो देख लेना। तभी जियांग फेंगमैन अंदर आता और उसके बाद वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरी इज्जत नीलाम करने की, हाँ समझते क्या हो तुम दोनों अपने आप को। वीइंग देखता है एंड उसके बाद अपनी आंटी को देखता है। उसकी आंटी की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी और ये इंसान आ गया फिर से वहाँ पर। एंड जिसके बाद जो वीइंग था वो कहता है अंकल प्लीज़ बकवास करना बंद कर दीजिए। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन कहता है ओह वाह मैं बकवास कर रहा हूँ, हाँ तुम्हें ऐसा लगता है, ठीक है अब मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ मैडम यू। एंड वो देखता है वीइंग कहता अंकल। वो कहते हैं चुप करो तुम, आज तुमने जो पार्टी में जाकर सबके सामने मजाक बनवाया है ना मेरा, देखना तुम मैं क्या करता हूँ। वीइंग उन्हें देखने के बाद कहता है अंकल आप मैडम यू बस जैसे कि मानो टूट चुकी थी। एंड तभी जो उन पे लगी हुई मशीनें थी वो वाइब्रेट करने लगती हैं। वीइंग कहता हंटी हंटी। एंड बहुत बुरी तरह से वो कांप रही थी एंड उन्हें पैनिक अटैक आया था। तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया जाता है। वीइंग जियांग फेंगमैन को वहाँ से निकाल देता है एंड वीइंग बाहर आता है। जियांग फेंगमैन खड़े हुए थे। वीइंग उनके पास आता है और उसके बाद कहता है अंकल आपने जैसे उन्हें तबाह किया है मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है तुम क्या कर लोगे वीइंग। हाँ ये सुनने के बाद वीइंग कहता है ऑफकोर्स मैं क्या कर सकता हूँ आपको जल्दी पता चल जाएगा अंकल। एंड वीइंग एक स्माइल करता है। हम देखते हैं यहाँ से कुछ टाइम बाद जो वीइंग था वो वांग जी को कॉल करता है। वांग जी ने वीइंग को अपना कार्ड जो दिया था पर्सनल, वीइंग कॉल करता है और उसके बाद कहता है मैं तैयार हूँ वो सब करने के लिए जो आप कहोगे, पर बदले में मुझे चाहिए जियांग फेंगमैन की बर्बादी। वांग जी कहता है ओके हो जाएगा। वीइंग फ़ोन कट करता है और एक स्माइल करता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं यहाँ से जो हमारा वीइंग था वो मैडम यू का ध्यान रखता है एंड ऐसे ही करके 2 डेज़ हो जाते हैं। नाउ वीइंग आज वांग जी के घर आता है। वांग जी वीइंग को देखता है। वीइंग के घर आने के बाद लैन किरण देखता है और उसके बाद अपने मन में सोचता है इन्हें लगता है ये मेरे साथ मजाक करेगा और मैं इसे माफ़ कर दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है ये लड़का बस ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही लेकर आया होगा, अब देखना मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है। लहन किरण दिखता है वीइंग को और उसके बाद कहता है तो तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो। वीइंग कहता है अब हाँ। वो कहता है अच्छा मेरा बेटा तुम्हें पसंद आया। वीइंग कहता है आपका बेटा हाँ मुझे वो बहुत पसंद है, वो एक्चुअली आपका नेफ्यू। ये सुनने के बाद लहन किरण कहता है सही कहा, तो चलो शादी करवाती है तुम्हारी कल। वीइंग देखता है और उसके बाद कहता है अब हाँ ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनसे शादी करने में। एंड इसके बाद वांग जी वीइंग को कुछ भी नहीं कहता। लैन किरण कहता ठीक है तो फिर हम ज़्यादा तैयारियां नहीं करेंगे, हम नॉर्मल सिंपल से शादी करवाएंगे। वीइंग कहता हाँ मुझे भी यही पसंद है। एंड इसके बाद लैन किरण ऑर्डर देता है एंड सब कुछ तैयार होने लगता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ जो लैन सिचन थे वो वांग जी के पास आते हैं और उसके बाद कहते हैं वांग जी कि तुम जो भी कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो ना।
वांग जी कहता है हाँ भाई, मैं सच जो भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। इसके बाद वो कहते हैं ठीक है वांग जी। हम दूसरी तरफ देखते हैं लैन किरण को। वो कहता है वांग जी, भले ही तुमने, मुझे पता है ये ऐसा ही किया है सिर्फ ओनली मेरी चीज़ों से बचने के लिए, बट तुम देखते जाओ, अगर तुमने इस लड़के को चुना है तो पूरी ज़िंदगी भर अब यही तुम्हारे साथ रहेगा। कहते हैं ना कि प्यार होना होता है तो कभी भी हो जाता है, एंड अभी तुम्हें इस लड़के को ही झेलना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। एंड ये बोलकर लैन किरण स्माइल करता है। हम कुछ टाइम बाद देखते हैं जो हमारा वांगजी था वो ब्लैक सूट में रेडी हो गया था एंड वीजिंग वाइट में। वीजिंग कहता है ये मुझे क्या धुला धुला बना के रख दिया इन लोगों ने। हाँ वीजिंग, बदला लेने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। सच में कोई बात नहीं, बट इससे जियांग फेंगम्यान अंकल तो खुश नहीं रहेंगे ना। उन्हें पैसों पर बहुत घमंड है ना, बस उन्हीं पैसे तो मुझे उनसे छीनने हैं। इसके बाद वीयिंग बाहर आता है। शाम हो चुकी थी क्योंकि चीज़ें वगैरह लेकर आया, डेकोरेशन वगैरह हुई तो शाम हो गई थी। वीयिंग आता है। वांग जी और वीयिंग दोनों खड़े हुए थे वहाँ पे। जो वेडिंग के लिए रखा गया था चीज़ें वो अच्छे से थी एंड लैंड मैंशन का ये कोना डेकोरेट कर दिया गया था। वीयिंग आता है एंड खड़ा हो जाता है। वांग जी एक नज़र देखता है एंड देखता ही रह जाता है। वीयिंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था एंड बहुत ही ज़्यादा प्रीटी एंड ब्यूटीफुल। उसे देखने के बाद तो वांग जी की जैसे कि मानो सांसें ही बिल्कुल थम सी गई थी, बट फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो हमारा वेइंग था वो अभी खड़ा होता है। लैन किरण ड्रिंक्स निकालता है और कहता है चलो स्टार्ट करो। एंड जो ब्रिज था वो अपनी वेडिंग के रिचुअल स्टार्ट करता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी और वीइंग अपने वाउस कंप्लीट करते हैं। वाउस लेने के बाद जो वांग जी था वो वीइंग को रिंग पहनाता है एंड वीइंग भी पहनाता है। इसके बाद जो ब्रिज था वो उनको कहता है आपकी वेडिंग कंप्लीट हुई ना, आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट आई मीन मैरिज सर्टिफिकेट। एंड इसके बाद वो एक स्माइल करता है और उसके बाद कहता है लैन किरण कहता है चलो हो गया, डिनर करते हैं। इसके बाद सभी लोग डिनर करते हैं। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद हम देखते हैं जो हमारा वांग जी था वो वीजिंग को देखता है एंड उसके बाद कहता है मैं जा रहा हूँ। वो कहते हैं अरे अरे कहाँ जा रहे हो बेटा, यहीं पर रुको। वांग जी को वो कहते हैं हमें तुम्हारे साथ कुछ डिस्कशन करना है एंड वो इशारा करते हैं। तुरंत ही जो वीजिंग था उसे दो सर्वेंट आते हैं और कहते हैं चलिए मास्टर हमारे साथ। वीजिंग कहता है ओके एंड वीजिंग उन लोगों के साथ चला जाता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के अंदर जो हमारा वीजिंग था वो आता है रूम में एंड वीजिंग को बिठा दिया जाता है। वीजिंग के फेस पे कुछ रख दिया जाता है। वीजिंग कहता है ये क्या है। वो कहता है ये हमें मास्टर ने बोला है आपके फेस को कवर करने के लिए, या आपके हस्बैंड ही हटाएंगे। वीजिंग कहता है व्हाट हस्बैंड, हाँ मैं तो भूल ही गया, हाँ मेरा हस्बैंड है, कोई बात नहीं। एंड उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद जो वांग जी था वो अंकल को देखता है और कहता है आपको क्या बात करनी थी। लैन किरण स्माइल करता है और उसके बाद कहता है वांग जी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ी की ना तो देख लेना वांग जी, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट वाले को लेकर आओगे और मैं मान लूँगा। वांग जी मुझे प्रॉपरली देखना है कि वो तुम्हारा हस्बैंड है या नहीं। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है हाँ तो अंकल। वो कहता है तो का क्या मतलब है, मैं देखूँगा कि तुम उसके साथ कुछ करते हो या नहीं। वांग जी कहते क्या मतलब। लैन किरण कहता है पता चल जाएगा, जाओ अपने रूम में, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहा है। वांग जी कहता है हाँ। इसके बाद वांग जी चला जाता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं लैन सिटन आते हैं और उसके बाद कहते हैं अंकल ये आप क्या क्या करवा रहे हो। वो कहता है मैं क्या करवा रहा हूँ, बस मुझे देखना है कि ये वांग जी कुछ करने भी वाला है या नहीं। वैसे मैंने कहा था तुमने वो किया। वो कहता हाँ मैंने कर दिया, बट अंकल आप सच में चाहते हो कि हम वांग जी की वेडिंग नाइट। वो कहता हाँ चल। एंड इसके बाद वो सिजन का हाथ पकड़ते हैं और उसे खींचते हुए लेके जाते हैं। सिजन कहता मुझे नहीं देखना, बट लैन किरण कहता चल मेरे साथ एंड वो उसे खींचते हुए लेकर आते हैं। ऑब्वियसली जो लैंड हाउस है वहाँ पर बोल सकते काफ़ी सारे सीक्रेट रूम्स हैं और एक सीक्रेट रूम वांग जी के रूम से भी है जो कि सीधा एक तरह से बोला जाए कि बाथरूम से होकर आता है, क्योंकि बाथरूम में एक बहुत बड़ा सा मिरर है एंड उस मिरर के बैक साइड पर एक सीक्रेट रूम है एंड दूसरा बुक शेल्फ। वांग जी के एक रूम के साइड के मतलब वांग जी का रूम बहुत बड़ा है तो वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई हैं एंड जो बुक शेल्फ है उसमें से अगर एक बुक को हटाया जाए दूसरी साइड से, क्योंकि दोनों ही जगह सेम रूम्स के अंदर बुक शेल्फ है, अगर वो बुक दोनों साइड से हटाई जाए तो डोर ओपन हो जाता है। एंड उसके बाद लैन किरण स्माइल करता है, सिटन को खींच कर लेकर आता है। लैन किरण कहता है रुको एक बार रुक जाओ, हाँ कोई बात नहीं ओके। सिटन कहता है अंकल मुझे नहीं देखना। वो कहता है चुप कर दूँ, चल मेरे साथ।
मुझे तो आज इस वांग जी को रंगे हाथ पकड़ना है। मुझे पता है ये इस लड़की को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेकर आया है। अगर इसने अगर उसके साथ कुछ भी नहीं किया ना, आज तो मैं मान लूँगा कि ये वांग जी झूठ बोल रहा था मुझसे। लायन किरण बस आज ठान चुका था कि वो वांग जी को पकड़ के रहेगा। एंड दूसरी तरफ वांग जी रूम के अंदर आता है एंड वो देखता है भाई पूरा कमरा डेकोरेट था एंड भीनी भीनी से खुशबू आ रही थी जो किसी को भी बेकाबू कर सकती है। वांग जी देखता है वीजिंग बैठा हुआ था। वीजिंग कहता है हे जो भी है ये हटाओ मेरे फेस के ऊपर से, ये तुम्हारे पता नहीं क्या है यार, ऐसा कोई रिचुअल होता है क्या? वांग जी कहता है हाँ। इसके बाद वांग जी आता है, वीजिंग हटाने वाला था बट इससे पहले ही वांग जी उस कॉर्नर को पकड़ता है, वीजिंग के कोट के ऊपर जो डाला गया था वो हटा देता है। यानी कि हानफू के ऊपर हानफू ने वीजिंग ने पहना हुआ था कोट वाइट कलर का, बट वांग जी जो उसके फेस के ऊपर लगा हुआ था वेल उसे हटा देता है एंड वीजिंग को देखता रह जाता है। वीजिंग कितना ज़्यादा हैंडसम था। इसके बाद वीजिंग कहता है हे भगवान, एक तो ये कपड़े, मुझे सांस भी नहीं आ रही है, मुझे बात लेना है, कहाँ पर है? वांग जी कहता है हो रहा बाथरूम। वीजिंग कहता है ओके। एंड उसके बाद तुरंत ही जो वांग जी था वो देखता है अपने आप को इधर उधर देखने लगता है। जी पूरा रूम देखता है एंड 5 मिनट हो जाते हैं। जो वीजिंग था वो फ्रेश बाथ लेके आया था एंड उसने अभी बाथरोब पहना हुआ था। जैसे ही वीजिंग आता तुरंत ही वीजिंग को कोई कमर से पकड़ता और सीधा वीजिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वीजिंग कहता है ये बट वांग जी सीधा वीजिंग के फेस के ऊपर अपने लिप्स को रख देता है, उसके लिप्स पे, एंड उसे ब्लॉक। एंड वीजिंग शॉक। वांग जी ने वीजिंग देखता है अपनी शर्ट नहीं पहनी हुई थी, उसने बस पैंट पहनी हुई थी। वीजिंग वांग जी की मस्कुलर बॉडी देखता है। वांग जी वीजिंग को बेड के ऊपर बिठा देता है एंड अभी भी उन दोनों की किस अटैच थे, यानी कि लिप्स। एंड इसके बाद वीजिंग कुछ बोलने वाला था बट वांग जी वीजिंग के लिप्स को प्रेस करता है एंड उसके बाद उसे किस करता है, उस पर ज़्यादा प्रेस नहीं करता, बस पैक करता है एंड दूर होता है। वीजिंग कहता है ये तो, बट इससे पहले वीजिंग कुछ बोल पाता वांग जी वीजिंग के कान के पास आता है एंड वीजिंग के कान को पूरी तरह से अपने माउथ में लेता है एंड सक करता है। वीजिंग की पूरी बॉडी में गूज बम्स आ जाते हैं। वीजिंग कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी वीजिंग के कान के पास वीजिंग के चेस्ट को टच करते हुए कहता है चुप करो, मेरे अंकल यहीं पे हैं एंड वो देख रहे हैं हमें। वीजिंग कहता है क्या तो तुम्हारे, बट वांग जी वीजिंग को किस करने लगता है एंड इस बार का किस नॉर्मल नहीं था, पैशनेटेड था। वांग जी किस कर रहा था एंड वो धीरे धीरे अपने एक हाथ का यूज़ करता है एंड वो वीजिंग की जो बेल्ट थी उसे ओपन कर देता है एंड वीजिंग बस फ्रीज। वांग जी धीरे धीरे वीजिंग की शर्ट को ओपन करने के बाद उसे चेस्ट पे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है एंड वीजिंग बस फील कर रहा था एंड उसके माउथ से आवाज़ें निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ लायन सिटन अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं क्योंकि जो वांग जी कर रहा था वो देखने के बाद उसे शर्म आ रही थी। एंड दूसरी तरफ लायन किरण वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। लायन सिटन कहता है अंकल आप क्या और देखना चाहते हैं? लायन किरण कहता है मुझे पता है, हाँ ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लायन किरण को देखने के बाद सिटन कहता है हाँ हे भगवान अंकल आप क्या चाहते हो, अब आप वो सब भी देखे, मुझे अजीब लग रहा है अंकल मैं जा रहा हूँ। बट लायन किरण हाथ पकड़ता और कहता चुप करो, मैं अकेला थोड़ी ना रहूँगा यहाँ पे। लायन सचिन कहता है अपने मन में कि अंकल पागल है क्या, एंड वो अपने आप को देखता है। भाई जिस हिसाब से वीइंग आवाज़ें निकाल रहा था लायन सिचन खुद वेकअप हो गए थे एंड वो कहते हैं भगवान ये क्या है। एंड दूसरी तरफ वीइंग को वांग जी टीज किया जा रहा था, उसके चेस्ट पर किस किया जा रहा था एंड वांग जी अपने मन में सोचता है ये अंकल क्या पूरा कार्यक्रम देख के जाएंगे क्या। एंड वहीं दूसरी तरफ वीइंग कहता है कि क्या कर रुक जाओ, बट वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो कहीं ना कहीं वीइंग को टच कर रहा था, उसे स्क्वीज कर रहा था, जिस वजह से वाकई में जो वीइंग था वो अराउज हो गया था पूरी तरह से। एंड वांग जी उसके ऊपर आता है एंड उसके बाद वो वीजिंग के ऊपर आने के बाद वीजिंग को देखता है, कान के पास आकर कहता है मुझे माफ़ करना बट मुझे ये करना होगा। एंड इसके बाद जो वांग जी था वो अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है एंड वीजिंग की धीरे धीरे करके जो बाथरोब था उसे निकाल देता है एंड साइड फेंकता है वीजिंग का था तो हम, बट वांग जी वीजिंग को किस करने लगता है बहुत बुरी तरह से। एंड इसके बाद वांग जी अपने भी पैंट को एक हाथ से ओपन करता है एंड वो अपने हाथ में लेता है और कहता है स्वीट हार्ट तुमने कहा था ना तुम्हें देखना है मेरा वो काम करता है या नहीं, तो चलो आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैं कितना काम कर सकता हूँ। एंड वांग जी जानबूझकर जो अपने हाथों में पैंट लेके रखी थी उसने अपनी वो उस मतलब अलमारी की तरफ थ्रो करता है एंड उसके बाद वीजिंग को देखता है और कहता है बेबी नाउ आई एम फील यू। एंड इसके बाद जो वांग जी था वो वीजिंग को देखने के बाद कहता है बहुत ही स्लो वॉइस में मुझे माफ़ करना। एंड इसके बाद वांग जी अपने आप को वीजिंग के ऊपर रब करने लगता है। वीजिंग की तो सांसें बन जाती है एंड वो एकदम भूत की तरह हो जाता है एंड वीजिंग हार्ड हो गया था। वांग जी को ये फील हो जाता है एंड दूसरी तरफ वांग जी बस
खुद भी, एंड वो जो नाटक करने वाला था वो भूल जाता है, एंड उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो ये सब करते करते सच में वीइंग को फील करने लगा। उनको पता भी नहीं चला, एंड वीइंग जो पहले ये सारी चीज़ें ऐसे ले रहा था, उसके बाद वो वांगजी को खुद भी फील करने लगा। धीरे धीरे करके जो वांगजी था वो वीइंग को पूरी तरह से टच करता है, उसकी बॉडी पर बाइट करता है, सक करता है, एंड वीइंग को किस करने लगता है उसके बॉडी पर हर एक जगह। वीइंग की सांसें हैवी हो गई थी, एंड वांगजी बस वीइंग को किस बाइट सक, एंड धीरे धीरे वांगजी वीइंग के पास आता है, एंड उसके बाद उसे किस करता है, एंड वांगजी इसके बाद साइड ड्रोवर को ओपन करता है, उसमें से ल्यूब निकालता है, एंड फिर वीइंग को जो करना था वो करता है, यानी कि प्रिपेयर करता है। एंड वीइंग खोया हुआ था, उसे कुछ समझ में नहीं आया। जब वीइंग के अंदर वीइंग को कुछ फील हुआ, तब जाकर वीइंग कहता है ललन वांगजी तो तुम, बट वांगजी किस करता है, एंड उसके बाद शुरू हो जाता है वांगजी, एंड पूरा रूम वीइंग की मॉर्निंग साउंड से भर गया था। एंड दूसरी तरफ से चन अपने रूम में आते हैं और वो कहते हैं हाँ अंकल, हे भगवान। वो अपने आप को देखता है और कहता है वैन किंग कहाँ गई। एंड तभी वो देखता है वैन किंग बाथरूम से आई थी। वो कहते हैं अरे क्या हुआ आप। तभी वो सीधे आते हैं, वैन किंग को कैरी करते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो कहते कि क्या हुआ तुम्हें। वो कहता है अंकल जितने शरीफ दिखते हैं उतने तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे भी वो सब देखना पड़ गया, हे भगवान क्या करूँ मैं। एंड वैन किंग कहते तो बट लाइन सेशन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये सारी चीज़ें वो देख कर जो आए थे। एंड दूसरी तरफ लाइन किरण कहता है बट मुझे अभी भी यकीन नहीं है, मैं पूरा नहीं देख पाया, क्योंकि जब वांगजी ने अपनी पैंट उतार कर फेंकी थी, लायन सेचन वांगजी के अंकल को, यानी कि लायन सेचन को खींच कर, मैं लायन सेचन लायन किरण को लेकर आया था वहाँ से खींच के, क्योंकि वो तो सब कुछ देखने वाला था। एंड वहीं दूसरी तरफ हम लायन किरण अभी भी शक की निगाहों से देख रहा था और कह रहा था मुझे उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ये पक्का झूठ बोल रहे हैं मुझसे। एंड वहीं दूसरी तरफ बेचारा सेचन वो अपने आप को अपनी वाइफ के साथ शांत करता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं वीइंग की आइज़ ओपन होती हैं, एंड जो वांगजी था वो अभी वीइंग के क्लोज लेटा हुआ था, वीइंग के फेस को देख रहा था। एंड जो वीइंग था वो सोया हुआ था वांगजी की चेस्ट पे अपने हाथों को रख कर। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो वीइंग था उसकी आइज़ ओपन होती हैं, एंड वीइंग को कुछ फील होता है। उसकी कमर, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी कमर है ही नहीं। वीइंग कहता है मेरी कमर। एंड तभी वीइंग को कल रात की सारी चीज़ें याद आती हैं। वीइंग कहता है तुम, एंड वो वांगजी को मारने वाला था, बट वांगजी वीइंग के हाथों को पकड़ता है एंड सीधा वीइंग को बेड पे प्रेस करता है और उसके बाद कहता है क्या कर रहे हो। वीइंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तुम कैसे कर सकते हो। वांगजी कहता है वैसे ही जैसे कि किया जाता है, यू नो वट, शायद तुम भूल रहे हो, आई एम योर हस्बैंड। वीइंग कहता है वो तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। वांगजी कहता है हाँ कॉन्ट्रैक्ट में ये भी तो था, मतलब हम वो सब करेंगे जो मुझे चाहिए होगा। वीइंग कहता है ये नहीं था, तुमने कहा था मैं वो सब करूं जो फैमिली को। वांगजी कहता हाँ तो वो फैमिली में ही आता है ना, कल मेरे अंकल थे एंड हमें करना पड़ गया। वीइंग कहता नाटक कर रहे थे, पर तुमने तो सच में तुम। वांगजी स्माइल करता है और उसके बाद कहता है मैंने क्या, और वैसे भी तुमने तो कहा था कि तुम्हें लगता है मैं वो नहीं कर सकता, तो मैंने तुम्हें दिखाया था सच में कि मैं क्या कर सकता हूँ। कल देखा ना कि मैं कितना काम करता हूँ और कितना नहीं। तुमने तो कहा था कि मेरा वो किसी काम का नहीं है, तो जब मैंने देख लिया ना कितना काम का है। वीइंग कहता है शेमलेस कहीं के, एक नंबर के शेमलेस हो तुम, हाँ मेरी बैंड बजा दी। वांगजी स्माइल करता है। वीइंग कहता है तुम्हें हंसी आ रही है। वांगजी कहता है तुम्हारा ये हाल देखकर अच्छा लग रहा है। वीइंग घूर के देखता है और उसके बाद वीइंग बस वांगजी से कहता है मुझे अभी आराम करना है। वांगजी कहता है मैं मेडिसिन ला कर आता हूँ। एंड इसके बाद वांगजी उठ के चला जाता है, रेडी होता है एंड मेडिकल स्टोर से वो वीइंग के लिए कुछ मेडिसिन मंगवाता है अपने गार्ड्स को कहकर। एंड कुछ टाइम के बाद जो गार्ड्स थे वो मेडिसिन देके जाते हैं। लायन सेचन वांगजी को देख रही थी एंड ऑब्वियसली दूसरी तरफ वैन किंग गुस्से में घूर रही थी, क्योंकि उनकी भी हालत सेचन ने कुछ अच्छी छोड़ी नहीं थी। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांगजी अपने रूम में वापस आता है एंड वो वीइंग को देखता है जो पड़ा हुआ था अपनी कमर को लेकर के। वांगजी कहता है ये लो मेडिसिन ले लो। वीइंग घूर के देखता है एंड इसके बाद वीइंग मेडिसिन लेता है। वांगजी कहता है तुम आराम करो, एंड ये बोल कर वो चला जाता है यहाँ से। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो लायन किरण था वो भी दिखता वांगजी को। वो लोग नीचे आते हैं, यानी कि वांगजी, वीइंग नहीं आया था क्योंकि तो उसकी हालत ही नहीं छोड़ी थी वांगजी ने नीचे आने के लिए। एंड जो वीइंग था वो अभी आ चुका था, लगभग दोपहर के टाइम वांगजी जा चुका था अपने ऑफिस। एंड वीइंग ने जो कहा था वांगजी वही करना स्टार्ट कर देता है।
यानी कि जियांग फेंगम्यान की बर्बादी। एंड दूसरी तरफ जियांग फेंगम्यान ने मैडम यू को जो डिवोर्स देना था वो फाइल कर दिया था। एंड मैडम यू के पास वकील पहुंच जाते हैं। मैडम यू बस डिवोर्स पेपर को देख रही थी एंड अभी शाम हो चुकी थी। कुछ टाइम के बाद जो वियिंग था वो उनके पास आता और कहता, आंटी ये देखो मैं आपके लिए। वो वियिंग को देखती है एंड बस उन पेपर्स को साइड रखती है और कहती है वियिंग। वियिंग कहता है क्या हुआ आंटी? वो कहती है कुछ भी नहीं। तभी जियांग यान ले आती है और कहती है आपको पता है बाबा माँ को डिवोर्स दे रहे हैं। यह सुनने के बाद वियिंग देखता है और उसके बाद मैडम यू के पास आता है। मैडम यू की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वियिंग कहता है आंटी। वो देखती है और कहती है वियिंग कहता है नीचे देखिए। एंड इसके बाद वो उनके फेस को पकड़ता है और उसके बाद कहता है आपको लगता है आप ऐसे इंसान से प्यार कर रही हैं जो आपको लॉयल है ही नहीं लेकर के। आपको पता है ना, आप जानती हैं वो सिर्फ अपने मिस्टर्स के बेटे जियांग चेंग को पसंद करते हैं, उसी से प्यार करते हैं। आपको वो कभी भी प्यार नहीं करते थे। आप बस उनके लिए एक टूल थी क्योंकि आप बहुत बड़े ख़ानदान से बिलोंग करती थी। एंड जियांग फेंगम्यान के पास कभी इतना पैसा नहीं था जितना आपके पास था। बट आपने जब उनसे शादी की तब आपको फैमिली वालों ने बाहर निकाला। बट जब ग्रैंडपा की डेथ हुई उसके बाद सारी प्रॉपर्टी आपकी और मेरी मम्मा के नाम हुई। बट जब मेरी मम्मा पता नहीं कैसे उन्हें वो इतनी बुरी बीमारी हो गई एंड वो बीमारी बाबा को लग गई। एंड जब उन्हें पैसे चाहिए थे वो अंकल ने नहीं दिए क्योंकि अगर उनका इलाज हो जाता तो वो ज़िंदा बच जाते एंड उसके बाद प्रॉपर्टी वो बढ़ जाती। बट अगर वो बचेंगे ही नहीं तो प्रॉपर्टी क्यों आपकी हो जाएगी एंड आपके हवाले से उन्हें मिल जाएगी। तो आप क्या चाहती हैं? आपकी सिस्टर की डेथ हुई, आपको उन्होंने कभी प्यार नहीं किया। मुझे लगता है ये तो खुशी होनी चाहिए आपको कि वो घटिया इंसान आपको डिवोर्स दे रहा है। एंड मैं आपसे वादा करता हूँ आपको उस घटिया इंसान को डिवोर्स दे देना चाहिए आंटी। एंड वो इंसान चैन से नहीं रह पाएगा। आप उन पर केस कर सकती हैं ऐसा जो कि वो सोच भी नहीं सकता। उन्हें लगता है कि आप उन्हें आसानी से डिवोर्स दे देंगी एंड आपको उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे एलिमनी के। बट आप उन पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाइए जिस वजह से वो जेल में सड़े एंड उन्हें बचाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होगा। वो कहती है वियिंग कहता आंटी प्लीज़, क्या आप पूरी ज़िंदगी पर ऐसे घटिया इंसान के साथ रहना चाहती हैं? ये सुनने के बाद वो बस वियिंग को देखती हैं। वियिंग कहता है फैसला आपके हाथों में है एंड मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ करना पड़ा। वो कहते हैं क्या? वियिंग कहता है एक्चुअली आंटी मैंने वो शादी। वो कहते हैं शादी? वियिंग कहता हाँ वो एक्चुअली क्या है कि तभी पीछे से आवाज़ आती है हेलो वियिंग देखता और कहता तुम? वांग जी आगे आता और उसके बाद कहता जी हेलो आंटी, मेरा नाम लैन वांग जी है और मैं वियिंग का हस्बैंड हूँ। ये सुनने के बाद मैडम यू शॉकिंगली देखती है और कहती क्या? वियिंग कहता है एक्चुअली वो क्या है कि तभी वियिंग घूर के देखता है। उसके बाद वो तो कहता है मैं तो मना करने वाला था, मैंने बताने वाला भी नहीं था, बट इस इंसान ने सब बिगाड़ दिया। बट वांग जी पास आने के बाद स्माइल करता है एंड उनसे बातें करता है। मैडम यू को सब बताता है कि वियिंग और वो एक दूसरे को 1 साल से पसंद करते हैं। बट वियिंग हमेशा से मुझे कहता था मैं शादी कर लूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा बिजी था काम में। बट फाइनली मैंने वियिंग से शादी कर ली, हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमने आपको नहीं बुलाया, वो मेरे अंकल ज़िद कर रहे थे एंड आपकी हालत ठीक नहीं थी तो हमने। मैडम यू कहती कोई बात नहीं, बट इस बिगड़े हुए बच्चे को तुमने संभाल लिया, थैंक्स बेटा। वांग जी कहता वो कहती है इसका हमेशा ध्यान रखना। वांग जी कहता ऑफ कोर्स आंटी, मैं ध्यान रखूँगा। वियिंग आइज रोल करता और कहता है ये मेरा क्या ध्यान रखेगा। एंड इसके बाद मुंह बनाता है। कुछ टाइम के बाद जो वियिंग था वो थोड़ी देर अपनी आंटी के साथ रुकता है एंड इसके बाद जो मैडम यू थी वो कहती है अब तुम जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ। वियिंग कहता है नहीं मैं आपके साथ रुकता हूँ। वह कहती कोई बात नहीं बेटा तुम जाओ। वांग जी उन्हें बाय बोलता है और कहता है चलो चलते हैं। वियिंग का हाथ पकड़ता है एंड बाहर आता है। बाहर आने के बाद वियिंग कहता है ये क्या तुम अच्छे बन रहे थे हाँ मेरी आंटी के सामने? वांग जी कहता है इसमें अच्छा बनने की क्या ज़रूरत है, ऑब्वियसली मैं उनका सन इन लॉ जो हूँ। वियिंग कहता है कुछ नहीं हो तुम, एंड वैसे भी 6 महीने के बाद। वांग जी कहता है 6 महीने के बाद देखेंगे, बट एक मैरिज में जो होता है वो सब करेंगे। वियिंग कहता है क्या मतलब? वांग जी कहता कुछ नहीं। एंड इसके बाद वांग जी और वियिंग घर आते हैं एंड वियिंग सीधा रूम में जाने के बाद कहता है हाँ थक गया हूँ मैं तो। एंड इसके बाद वांग जी और वियिंग दोनों खाना खाते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद वियिंग बेड पर लेटा हुआ था एंड वो सोने वाला था, बट तभी वियिंग के पास वांग जी आता है एंड सीधा ऊपर आता है। वियिंग कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी डायरेक्टली किस करने लगता है एंड उसके बाद कहता है वही जो करना चाहिए। वियिंग कहता है कल तुम्हारे अंकल थे, आज? वांग जी कहता है आज भी है एंड वो
बस करने लगता है। एंड वी यिंग को कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही थी। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग फेंगमियन जो कि अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था, क्योंकि एक के बाद एक जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट लोग कर रहे थे ना, वो तोड़े जा रहे थे। एंड उनकी रातों रात कंपनी जैसे कि मानो डूबने पर आ रही थी, शेयर्स गिरना, लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे थे। एंड दूसरी तरफ हम मैडम यू को देखते हैं जो कि अभी उन पेपर्स को देख रही थी। एंड वो उन पेपर्स को साइड में रख देती है। वो अपने बच्चे को देखती है जो बेड पर बोल सकते हैं जो पास में सोफ़ा था, काउच, उस पर लेटी हुई थी। एंड उसे देखने के बाद वो कहती है मुझे मेरी बेटी की लाइफ बचानी है, बिल्कुल। एंड वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता। एंड इसके बाद बस वो स्माइल करती हैं। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो आराम से सो जाती हैं। एंड उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं जिन पर साइन हो चुका था। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। एंड इसी के साथ मैडम यू वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देती हैं। एंड वो खुद पुलिस केस करती हैं जियांग फेंगमियन पर। उनका हस्बैंड उन्हें चीट कर रहा था। एंड वो क्या क्या फ्रॉड कर रहा था, क्योंकि मैडम यू जानती थी वो किस तरह से कंपनी के अंदर चीज़ें करता है, कैसे लोगों को फंसाता है, सब कुछ मैडम यू उस पर केस कर देती हैं। एंड ऑलरेडी ही जो जियांग फेंगमियन था उसके जो शेयर्स मार्केट में गिर रहे थे, उसकी कंपनी हालांकि इतनी बड़ी नहीं थी, बट जितने भी थी इतनी ज़रूर थी कि वो काफ़ी अच्छे से कमा रहा था, लग्जरियस लाइफ जी रहा था, बहुत अच्छी। एंड जो उसके शेयर्स थे वो ठीक थे, बट रातों रात जैसे कि मानो मिट्टी में मिल रहे थे। एंड मैडम यू को जियांग फेंगमियन गुस्से में कहता तुमने ये क्या किया। मैडम यू कहती है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जीतने दूंगी, तुम्हें जो जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सारी सज़ा दूंगी। एंड बस वो उसे केस वगैरह कर देती हैं उस पर। एंड जियांग फेंगमियन जिस चीज़ से हेल्प मांग रहा था वो सारे के सारे अपना हाथ खड़े कर रहे थे। कहीं वे यिंग नेक्स्ट मॉर्निंग को उठता है, रेडी होता है, अपने कॉलेज आता है, दोस्तों के साथ बातें वगैरह करता है। एंड जैसे वे यिंग के दोस्तों को पता चलता है वो कहते हैं क्या। वे यिंग कहता है अरे जस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। वो कहते हैं अच्छा वाह क्या बात है, वे यिंग कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में शादी कर ली। वे यिंग कहता है ऑफकोर्स, क्योंकि मेरे अंकल को बर्बाद करना मेरे हाथों में नहीं था, अपनी आंटी को बचाने के लिए। वो कहता है अच्छा क्या बात है, अपनी आंटी को बचाने के लिए खुद। वे यिंग कहता है वो बस 6 महीने की बात है, उसके बाद मैं फ्री। वो कहता है चलो देखते हैं। एंड इसके बाद लगभग 10 दिनों के अंदर ही पूरी तरह से जियांग फेंगमियन कंपनी एकदम सब तबाह, क्योंकि वांग जी ने जो किया था वो सॉलिड था। एंड जियांग फेंगमियन अभी जेल में था। मैडम यू उसके सामने खड़ी हुई थी। वो कहती हैं क्या हुआ, अब तुम्हारी कोई भी मिस्ट्रेस या तुम्हारा बेटा जियांग चेंग नहीं आया। वो कहती हैं जियांग फेंगमियन से। जियांग फेंगमियन कहता है चुप करो तुम, मेरा बेटा आएगा देखना। तभी पीछे से आवाज़ आती है हाँ मैं आ गया हूँ। वो देखता है जियांग फेंगमियन को, उसके बाद पास आता है और कहता है मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं। वो कहता है बेटा मैंने तुम्हारे लिए। वो कहता नहीं, आपने जो भी किया अपने लिए किया, मेरे लिए कुछ भी नहीं। एंड वो कहता है आज से हमारा रिश्ता ख़त्म। और हाँ ये पेपर्स हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ आप जो चाहे वो कर सकते हैं, मैं आपके लिए बस एक वकील हायर करके दे रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं। एंड मैं आपका बेटा कभी नहीं था। ये बोल कर वो चला जाता है। एंड मैडम यू हंसती है और कहती है ये लो, जिस बेटे को तुमने इतना माना, इतना प्यार किया, आज वो तुम्हें छोड़ के चला गया। वाह अमेजिंग, अच्छा है, चलो मैं भी चलती हूँ, मुझे अपने लिए एक अच्छा सा वेकेशन देखना है। एंड ये बोलकर मैडम यू वहाँ से चली जाती है। एंड जियांग फेंगमियन बस देखता रह जाता है। आज उसके सामने सब कुछ बर्बाद हो गया था। जियांग फेंगमियन आज जेल के पीछे था। न जाने कितने ही कंपनियों से जो उसने कॉन्टैक्ट किए थे वो सारे टूट गए। एंड जो कंपनी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए लोन लिए थे उसके चक्कर में उनका आलीशान घर वो भी टूट जाता है। एंड अभी मैडम यू देखती हैं ऑब्वियसली जियांग फेंगमियन ने काफ़ी लोन वगैरह लिया था, तो वो घर वगैरह जब्त हो जाते हैं। तो जियांग फेंगमियन जो थे वो जेल में थे। एंड ये घर सेल होने वाला था। मैडम यू अपना सामान लेकर आ चुकी थी, ज़्यादा कुछ नहीं था उनके पास, क्योंकि घर में जो कीमती सामान था वो तो नीलाम होने वाला था। एंड जो वे यिंग था वो देखता है आंटी को जो कि वहीं पर कार के अंदर बैठा हुआ था। वो आता है और कहता है आंटी। वो कहते हैं वे यिंग। वे यिंग कहता है मैं हूँ, चलिए। वो कहते हैं क्या हुआ। वे यिंग कहता है ये घर। वो कहते हैं ये तो सेल। वे यिंग कहता नहीं होगा ये घर। वांग जी आता और कहता है मैंने बाय कर लिया है, चिंता मत करिए आपका ही रहेगा, और ये रही कीज़। वो कहती है पर वे यिंग कहता है आंटी आप
मेरी माँ के जाने के बाद मेरी माँ जैसी मेरे लिए बन गई। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे इतना बड़ा किया। ये घर आपका ही है। मैडम जो देखती है इस घर को, जहाँ पर वो आई थी उसने सब कुछ देखा, बट वो कहती है मुझे ये घर ये नहीं चाहिए। विजय कहता है आंटी ऐसा क्यों? वो कहती है इस घर में बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो कि मुझे वो फील करवाती है जो मैं करना नहीं चाहती। तभी वो कहती है मैं मैं ये सब नहीं चाहती, मुझे कहीं। विजय कहता है अगर आप इस घर से जाना चाहती हैं कोई बात नहीं, बट ये घर हमेशा आपका रहेगा। आप जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। अभी मेरे साथ चलिए, आप हमारे साथ रहेंगी। वो कहती क्या? विजय कहता बिल्कुल आप हमारे साथ रहेंगी, मैंने हस्बैंड से बात कर ली है। एंड वो देखता है घूर के। वांग जी कहता है बिल्कुल आप मेरे साथ चलिए। वो कहते पर बेटा। विजय कहता परवर नहीं चलिए। विजिंग मैडम यू को जियांग यानली को लेकर घर आता है एंड उसके बाद वो जाता है एक रूम उनके लिए रेडी करवाता है और कहता है आज से आप यहाँ रहेंगी, जितना हो जब तक चाहे तब तक। एंड वो बाहर आती है। मैडम यू थोड़ा अजीब फील कर रही थी, पर तभी लायन किरण आता है और कहता है हेलो। वो देखती है और उसके बाद कहती है हाँ लायन किरण। लायन किरण कहता है बिल्कुल। वो कहता है मुझे जब बताया था वांग जी ने कि तुम यहाँ आ रही, मैं बहुत खुश हो गया था। सच में तुम्हारी शादी के बाद तो तुम बिल्कुल ही अलग सी हो गई थी। वो कहती है वो मैं क्या करूं? वो कहता है समझ गया। वीजिंग को देखने के बाद वांग जी कहता है आप जानते हैं? लायन किरण कहता बिल्कुल। एक्चुअली हम 1 साल साथ पढ़े थे, बट हमें काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बट इसके बाद यूँ चली गई वहाँ से अलग यूनिवर्सिटी। हमारा सिलेबस अलग था, हमारा जो सब्जेक्ट था कुछ पढ़ने का वो दोनों का अलग अलग था। उसके बाद बात ही नहीं हुई, पर जब तुम्हारा नाम मुझे बताया गया तो मैं समझ गया हम कितनी मस्ती किया करते थे ना। वो कहती हाँ। एंड थोड़ा थोड़ा लाइन किरण से बात करते हैं तो मैडम यू को काफ़ी अच्छा फील होता है। एंड एज अ फ्रेंड वो लोग बातें करते हैं। वीइंग देखता है कि उसकी आंटी चलो खुश है। यानली उसके पास आता है वीइंग और कहता है आज से आप यहाँ रहेंगी शिजे। वो कहती है वीइंग। एंड वो वीइंग के फेस को टच करती हैं और कहती हैं थैंक यू मॉम। फिर से ऐसा लग रहा है जैसे खुश है। वीइंग कहता है ऑफ कोर्स वो खुश होंगी, चिंता मत करो तुम। एंड इसके बाद वीजिंग उन सब के साथ डिनर वगैरह करता है। वांग जी और वीजिंग रूम में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी वो वीजिंग के क्लोज आ रहा था। वीजिंग कहता है अब क्या हुआ? वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस वो क्या है कि अंकल। वीजिंग कहता है मुझे लगता तो नहीं है कि तुम्हारे अंकल देखते हैं। वांग जी कहता है देखते हैं। एक्चुअली मेरे कमरे में ना एक ऐसी जगह है, ये लाइब्रेरी, जहाँ से वो कभी कभी कुछ देखते रहते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कुछ हो। वीजिंग आइज रोल करता है। एंड इसके बाद वांग जी पास आता है एंड किस करने लगता है। एंड अब ये उन लोगों का डेली बन गया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। वीइंग ग्रेजुएट हुआ एंड उन दोनों का लव मेकिंग वो तो चलता ही रहता था। एंड दूसरी तरफ वांग जी था, वो अपना काम करता, सब कुछ करता, वीइंग का ध्यान रखता, उसे शॉपिंग पे लेके जाता बाहर। एंड उन लोगों की नोक झोंक चलती रहती। मैडम यू ने डिसाइड किया था कि वो अपने माइंड को फ्री करने के लिए वेकेशन पे जाएंगी, तो वांग जी ने उनके लिए वर्ल्ड टूर का ऑर्गेनाइज का जो काम था वो कर दिया था। एंड दूसरी तरफ लैन किरण ने भी कहा कि भाई मुझे भी जाना है। एंड ऐसे ही 5 महीनों के बाद मैडम यू एंड लान किरण निकल गए दोनों टूर पे। वांग जी और वीइंग वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एंड हम देखते हैं अभी वीइंग बैठा हुआ था एंड काफ़ी सारी चीज़ सोच रहा था। तभी वांग जी अंदर आता है और उसके बाद वीइंग को देखता है और कहता है वीइंग वो मैं कह रहा था। वीइंग कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी वांग जी। वांग जी कहता है क्या करना था? वीइंग कहता है 6 महीने पूरे हो गए एंड हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो भी। वांग जी देखता है तो वीइंग उसने अपना बैग पैक करके रखा हुआ था। वीइंग कहता है थैंक यू सो मच, तुमने जो मेरे लिए किया काश कि कोई और कभी नहीं कर पाता, मुझे पता है, मैं थैंक यू। बट आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं वो तुम्हें कभी पे तो नहीं कर पाऊँगा, तुमने आंटी के लिए किया वो भी थैंक्स। एंड मैं वादा करता हूँ जब मैं कुछ अच्छे से अपनी सैलरी कमाने लग जाऊँगा तब तुम्हें सब जितना अमाउंट है वो पे कर दूँगा। जैसे वीइंग के माउथ से वांग जी ये सुनता है तुरंत वीइंग के पास आता है और उसके बाद कहता है अच्छा पे करना चाहते हो? वीइंग कहता है हाँ वो मैं। वांग जी वीइंग के पास आता है और उसके बाद कहता है तुम जाना चाहते हो? वीइंग कहता है हमने तो कॉन्ट्रैक्ट पे। वांग जी कहता है शट अप, तुम्हें क्या लगता है तुम जो मेरे पास आते थे मैं तुम्हारे पास आता था, जो हमारे बीच में ये सब कुछ था तुम छोड़ के जा सकते हो ऐसे ही? वीइंग कहता है वो मैं जाना नहीं चाहता, बट जब प्यार ही नहीं है तो। वांग जी कहता है किसने कहा प्यार नहीं है? वीइंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। वांग जी कहता है आई लव यू। जिस दिन पहली बार तुम मुझे
उस होटल रूम में नज़र आए थे तभी तुम मुझे पसंद आए थे। अजीब सा बेचैनी फील हुई, बट उस दिन जब तुम मुझे उस पार्टी में मिले, हमारी फर्स्ट किस हुई, मेरा दिल धड़का। एंड आज तक मुझे किसी के साथ ये फील नहीं हुआ कि मुझे उसके साथ कुछ करना चाहिए। बट जिस दिन तुम मेरे पास आए थे, हम वेडिंग नाइट वाले दिन पास थे, उस दिन मुझे पता था अंकल न जाने कब के चले गए थे। एंड उस दिन के बाद से अंकल कभी नहीं आए पास में हमें चेक करने के लिए। बट मैं डेली तुम्हारे साथ सब कुछ करता था क्योंकि मुझे वो पसंद आता था। एंड तुम मुझे पसंद आने लगे। तुमसे प्यार कब हुआ मुझे नहीं पता, बट तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से जा सकते हो? बिल्कुल नहीं। फिर ये कहता तो तुम्हें प्यार है मुझसे? वांगजी कहता एंड तुम अब नहीं जा सकते हो। फिर वो जियान वेयिंग कहता पर वांगजी वेयिंग को किस करता और उसके बाद कहता आई लव यू। वेयिंग कहता आई लव यू। वांगजी शॉकिंगली देखता और उसके बाद कहते क्या? वांगजी कहता वेयिंग मुझे भी। वांगजी कहता है कि तुम्हें प्यार है मुझसे? वेयिंग कहता हाँ। उस दिन जब हम दोनों ने वो सब कुछ किया, न चाहते हुए भी मुझे सब पसंद आया, भले ही तुमने कभी मतलब कि कमी रख दी थी उस दिन। वांगजी कहते क्या? वेयिंग कहता है आई लव यू। एंड वांगजी अब तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्यों ना उस दिन वाली कमी को आज पूरा कर दिया जाए। एंड वांगजी के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद वेयिंग बस वांगजी को देखता है। वांगजी कहता अच्छा मैंने कमी रख दी? वेयिंग कहता हाँ, वो तुम्हारा लिटिल लॉ है ना, मुझे उस दिन सेटिस्फाई नहीं कर पाया था क्योंकि तुमने 2 राउंड किए थे, है ना। उसके बाद तुम डेली 2 राउंड करते हो, बट मुझे ना 2 नहीं चाहिए। वांगजी कहता है ओके ठीक है वेयिंग, आज तुम जब तक ये ना बोल दो कि बस आज देखना। एंड इसके बाद वांगजी शुरू हो जाता है। एंड वेयिंग लगभग 3 राउंड के बाद वांगजी से रिक्वेस्ट कर रहा था दूर हटने के लिए, बट वांगजी ना एंड नेवर, वो बिल्कुल भी रुकने वालों में से था ही नहीं। एंड वेयिंग तो बस वांगजी को देखता है और वांगजी को गालियाँ निकालता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते लन वांगजी। बट वांगजी उसकी बात मानने वाला था बिल्कुल भी नहीं। एंड वेयिंग हार जाता है। एंड वांगजी नहीं रुकता। वो लोग अपना ऐसे ही रोमांटिक सेशन एंजॉय करते हैं। एंड यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वेयिंग की हालत ख़राब कर दी थी। वेयिंग कहता बहुत बुरी हो तुम। वांगजी स्माइल करता है और कहता हाँ बुरा तो मैं हूँ, तुम ही तो कह रही थी मेरा वो किसी काम का नहीं है, बस मैंने तुम्हें बताया कि मेरा वो कितने काम का है। वेयिंग कहता तुम एक नंबर की शेमलेस इंसान हो। वांगजी स्माइल करता है और उसके बाद कहता तुम कह सकते हो मैं शेमलेस हूँ, एंड बहुत ज़्यादा, तुम चाहो तो। वेयिंग कहता तुम, बट वांगजी कहता है वन मोर। एंड इसके बाद वो लोग शुरू हो जाते हैं। एंड इसी के साथ उनका क्यूट मोमेंट एंड ये फैन फिक्शन यहीं पे एंड होता है। आई नो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही फैन फिक्शन था, जल्दी एंड हो गया। मैं जल्दी मिलूंगी नई फैन फिक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अगर कोई फैन फिक्शन है जो आपको पसंद है तो मुझे बताइएगा, मैं लेकर आऊँगी। बाय बाय। एंड बहुत ही जल्द जो मैरिज बाय चांस है उसको मैं शेयर करूँगी, ठीक है, चिंता मत करिए। एंड काफ़ी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट अब मैं जल्दी उसे शेयर कर दूँगी। ओके बाय बाय एवरीवन।